हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिबी। आई होप कि आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आज है हमारा 16 जून और आपका जो एग्ज़ाम है वो है 7 जुलाई को, यानी कि 20 डेज़ आपके पास बचे हुए हैं। 21वें दिन आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। सो मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ हिंदी पेडागोजी की कंप्लीट मैराथन, यानी कि हिंदी पेडागोजी में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको इस PDF में प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो आप थोड़ा सा मैं आपको PDF दिखा देती हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से पहले मैं ये सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगी एंड बीच बीच में आपको जो है ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो आपके प्रीवियस में पूछे गए हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप लोगों की रहती है कि पेपर 1 के लिए है या पेपर 2 के लिए है, तो मैं ये चीज़ आपको बहुत पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि सीटेट पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है आपके हिंदी पेडागोजी में, ठीक है। हिंदी पेडागोजी का सिलेबस बिल्कुल सेम है, डिफरेंस रहता है क्वेश्चंस के लेवल का, ठीक है। पेपर 1 की अगर आप हिंदी पेडागोजी देखोगे तो थोड़ा सा आपको ईजी लगेगी, क्वेश्चंस करने में लगेगा, ठीक है। और पेपर 2 का जो हिंदी पेडागोजी है वो देखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, पेपर 2 में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, थोड़ा लेंथी दे दिया जाएगा। पेपर 1 में क्या है, थोड़ा सा 1-2 लाइन में ही क्वेश्चन निपटा दिया जाता है ना। तो इस तरीके से आप जब प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे तो समझ पाएंगे। लेकिन जो थ्योरीज हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो बिल्कुल डिट्टो सेम रहते हैं। तो आपको जो है बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि पेपर 1 के लिए है, पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए है ये, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो ये कुछ यहाँ पर कुछ पेजेस हैं जो मैं आपको करवाने वाली हूँ। आज मैराथन वीडियो ये आपका रहने वाला है और आई होप कि आप लोग जो है इसको सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और जो भी लोग आपकी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप जुड़े हुए हैं तो उनको वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और आपको कुछ ऐसा बर्डन नहीं लेना है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या किस तरीके से करेंगे, है ना। बस आपको ध्यान से सुनते जाना है, थोड़ा फोकस अपना यहाँ पर रखना है। और फोकस से अगर आप चीज़ें करेंगे तो ज़रूर जो है आप जो है सारी चीज़ों को जो है अपने ध्यान में रख पाएंगे, ठीक है। और क्योंकि हम प्रीवियस क्वेश्चंस भी करेंगे साथ साथ, तो चीज़ें भी कवर होती जाएंगी। एंड इसके बाद जो है मैं एक प्रीवियस क्वेश्चंस की आपको सेट्स भी प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, जो कि रिसेंटली आपके एग्जाम हुए हैं ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले। तो आपको हिंदी पेडागोजी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है आपके आने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आज की मैराथन वीडियो को। और यहाँ पर देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा तो होगा क्योंकि मैं आपको ऑल हिंदी पेडागोजी करवाने वाली हूँ, प्रीवियस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो बाकी की क्लासेस के लिए आप जो है चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। इंग्लिश पेडागोजी में कंप्लीट करवा चुकी हूँ, मैथ्स पेडागोजी का कंप्लीट मैराथन पड़ा हुआ है जहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और आज हम हिंदी पेडागोजी भी कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि हम लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं ना, क्या है हमारे हिंदी पेडागोजी, तो हिंदी क्या है, हमारी एक लैंग्वेज है, यानी कि एक भाषा है, ठीक है। सो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं भाषा के क्या क्या कार्य हैं, क्या करती है भाषा, है ना। तो देखिए भाषा क्या है, भाषा से हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। देखिए आपने ना कुछ लोग देखे होंगे, कुछ लोग जो है एकदम सबकी जो है देखिए अलग अलग बोलने का तरीका होता है, राइट। आप लोग को पता होगा। देखिए कुछ लोग जो है बहुत अच्छे से बोलते हैं, एकदम पोलाइटली बात करते हैं, कुछ लोग जो है एकदम रूडली बात करते हैं, है ना। तो उससे ये चीज़ आप कैसे पता लगाते हो, आप कह देते हो ना, जैसे आपसे कोई रूडली बात करता है तो आप लोग क्या कहोगे, अरे यार वो बहुत ख़राब है ना। वो आपकी जो मान लीजिए कोई फ्रेंड है कि वो बहुत रूडली बात करता है तो वो बहुत ख़राब है, और आपका दूसरा फ्रेंड है वो आपसे पोलाइटली बात करता है, तो आप क्या कहोगे, अरे वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा, है ना। तो ये आपने उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन किया। और ये पर्सनैलिटी आपने व्यक्तित्व को जो है कैसे डिफाइन किया, उसकी भाषा के थ्रू डिफाइन किया, है ना। तो भाषा से जो हमारा व्यक्तित्व भी पता चलता है। और दूसरी भाषा क्या करती है, संप्रेषण, यानी कि ये इसका क्या है, एक फंक्शन है, एक कार्य है। भाषा का फंक्शन और एक कार्य क्या है, संप्रेषण है। अभी संप्रेषण का मतलब क्या होता है, संप्रेषण का मतलब होता है बोलना, बातचीत करना, दो लोगों का आपस में बातचीत करना ही संप्रेषण कहलाता है। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन, ठीक है। सो कम्युनिकेशन यानी कि जो संप्रेषण हम कर पाते हैं, बोल पाते हैं एक दूसरे से, वो किसके थ्रू कर पाते हैं, भाषा के थ्रू ही कर पाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप हिंदी बोल रहे हैं, आपके सामने वाला पर्सन भी आपसे हिंदी में बात कर रहा है, तो आप दोनों बात कर रहे हैं, आप अपनी बात को उस तक पहुंचा पा रहे हैं और दूसरे व्यक्ति की बात आप तक आ रही है, तो किसके थ्रू आ रही है, वो आ रही है भाषा के थ्रू, ठीक है। तो ये इसका एक कार्य होता है, फंक्शन होता है। तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है, भाषा क्या होती है, समग्रतावादी होती है। इससे ज्ञान का सृजन होता है। सृजन मतलब हमारे ज्ञान का निर्माण होता है, हमारे संज्ञान, यानी कि संज्ञान का मतलब होता है हमारा माइंड, यानी कि कॉग्निशन का डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है, किससे, भाषा से, है ना। सो यहाँ पर देखिए हम लोग कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो भाषा के थ्रू ही तो पढ़ते हैं, है ना। तो ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है हमारे भाषा के थ्रू। तो मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें आपकी समझ में आराम से आ गई होंगी, कुछ टफ वाली बात यहाँ पर नहीं थी। सो यहाँ पर भाषा के हमारे 3 रूप हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है हमारा मातृभाषा। तो भाषा का पहला रूप है हमारा मातृभाषा के रूप में, ठीक है। तो मातृभाषा क्या होती है, बहुत सिंपल है। हम जन्म लेने के बाद जो सबसे पहली भाषा सीखते हैं वही हमारी मातृभाषा होती है। यानी कि हम जन्म लेने के बाद घर पर जो अपनी पहली भाषा सीखते हैं वो हम मातृभाषा कहते हैं, हम उसको हम अपनी माँ के द्वारा सीखते हैं, ठीक है, वो हमारी मातृभाषा। दूसरी बात करते हैं राष्ट्रभाषा, यानी कि बहुभाषी होता है, ये बहुत सारी भाषा होती हैं नेशनल लेवल पर, है ना। तो अगर मैं भारत अपने देश की बात करती हूँ तो हमारे अभी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है हमारे भारत देश की, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
राजभाषा है जिसके बारे में हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, राजभाषा। तो राजभाषा क्या होती है? हमारी राजभाषा है हिंदी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत देश की राजभाषा क्या है? हमारी हिंदी है। और किस आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद के अनुसार? तो आर्टिकल 343 अनुच्छेद 1 के भारत 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत भी हमारी कौन सी भाषा है? हिंदी है। यानी कि जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं, आधिकारिक रूप से जो काम होंगे, आधिकारिक जो काम होते हैं वो हमारे किस में होंगे? हिंदी भाषा में ही होंगे। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत भी हमारी क्या है? हिंदी भाषा को ही मान्यता दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है हमारा त्रिभाषा सूत्र, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि त्रिभाषा सूत्र की जरूरत क्यों पड़ी है, क्या है ना। तो बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। देखिए, जब एजुकेशन की बात हुई थी, कि अगर मैं बात करती हूँ जब हमारा संविधान बना, ठीक है, सबसे पहले यहाँ से चलते हैं। तो जब हमारा संविधान बना तो उसमें टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई। कितनी? टोटल 22 भाषाएं। और जब एजुकेशन की बात हुई तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, जो मुद्दा खड़ा हुआ वो ये खड़ा हुआ कि इन 22 भाषाओं में से अब सारी भाषाओं तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है ना। तो किस भाषा में यानी कि किस लैंग्वेज में जो है एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाए, है ना। तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हमारा क्या आया? कोठारी आयोग आया। कोठारी आयोग ने जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कोठारी आयोग ने क्या प्रस्ताव दिए, क्या सॉल्यूशन दिया उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि त्रिभाषा सूत्र को किसने दिया? तो आपको याद रखना है कोठारी आयोग ने दिया। कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई? 1964 में हुई, ठीक है। सो अब यहाँ पर इन्होंने क्या सुझाव दिया, उस सुझाव की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो इन्होंने सुझाव दिया कि आपके जो है दो टाइप के लोग हैं, एक तो दो टाइप के क्षेत्र हैं। एक एरिया यानी एक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, ठीक है। दूसरे एरिया, दूसरे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर नॉन हिंदी एरिया यानी कि जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, ठीक है। उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर छूट गया है, वो बता देती हूँ। वो आपको याद रखना है कि जो आपका त्रिभाषा सूत्र है ये किस लेवल पर अप्लाई होता है, यानी कि इसका संबंध किस लेवल से है, किस स्तर से है। आपके देखिए एजुकेशन में अगर हम बात करते हैं तो एक प्राथमिक स्तर है, दूसरा जो है आपका द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी लेवल है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा जिसको हम बोलते हैं, माध्यमिक स्तर, ठीक है, जिसको हम माध्यमिक स्तर भी बोलते हैं। तीसरा आपका उच्च शिक्षा यानी कि उच्च स्तर होता है, ठीक है। तो ये आपका जो त्रिभाषा सूत्र है इसको माध्यमिक शिक्षा यानी कि द्वितीयक स्तर पर जो है लागू किया गया था। तो इसका संबंध माध्यमिक स्तर से है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब देखिए हम यहाँ पर जो चल रही थी उसकी बात करते हैं, बात की। तो ये हिंदी एरियाज़ और नॉन हिंदी एरियाज़ में जो है इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहली जो भाषा होगी वो क्या होगी? हमारी मातृभाषा रहेगी। चाहे आप हिंदी बोलने वाले क्षेत्र में रहते हैं, चाहे आप जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है उस क्षेत्र में रहते हैं, सबसे पहले जो आपको पढ़नी होगी वो पढ़नी होगी आपकी मातृभाषा, ठीक है। आप सबसे पहले क्या सीखेंगे? मातृभाषा सीखेंगे। मातृभाषा में आपको इंपॉर्टेंस दी जाएगी सबसे पहले मातृभाषा को। उसके बाद जो आपकी दूसरी भाषा होगी उसमें आपकी दो भाषाएं आएंगी। पहली भाषा आपकी आएगी हिंदी और दूसरी भाषा आपकी आएगी इंग्लिश, ठीक है। तो अब जो लोग हिंदी एरिया से यानी कि जहाँ पर हिंदी बोली जाती है तो ऑब्वियसली वो तो हिंदी पहले से जानते हैं, तो दूसरी लैंग्वेज में उनका क्या आएगा? दूसरी लैंग्वेज में उनकी इंग्लिश आएगी, ओके। अब जो लोग नॉन हिंदी एरिया से हैं यानी कि जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है तो उनकी मदर टंग तो कुछ और ही लैंग्वेज रही होगी। जैसे कि आप पंजाब से, तो पहली भाषा आपने पंजाब सीखी होगी, तो दूसरी लैंग्वेज जो आपको सीखनी होगी, जो दूसरी लैंग्वेज जो आप पढ़ेंगे वो आपकी कौन सी होगी? हिंदी होगी। अब बात करते हैं तीसरी भाषा की। त्रिभाषा मतलब 3 भाषा दी थी इन्होंने, 3 भाषाएं जो है पढ़नी होंगी आपको। तो तीसरी भाषा क्या रहेगी? तो देखिए, अगर आप हिंदी बोलते हैं या फिर हिंदी बोलने वाले क्षेत्र में रहते हैं या फिर नॉन हिंदी यानी कि जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है उस क्षेत्र में रहते हैं, दोनों ही एरियाज़ में आपको वो लैंग्वेज सीखनी होगी, वो लैंग्वेज जो है आप पढ़ेंगे, जो कि 22 भाषा, जब टोटल 22 भाषा थी ना उसमें से कोई सी भी एक लैंग्वेज होगी, ठीक है। उनमें से कोई सी भी एक लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन वो लैंग्वेज आपने पहले ना पढ़ी हो। जैसे कि आपने यहाँ हिंदी पढ़ ली दूसरी लैंग्वेज के रूप में और आपकी मदर टंग मान लीजिए पंजाबी थी, तो पंजाबी और हिंदी के अलावा आपके यहाँ पर कोई लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। और वो लैंग्वेज जो है आपकी जो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है उन्हीं में से होनी चाहिए। ऐसा ही आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। तो आई होप ये कोठारी आयोग ने जो सूत्र दिया त्रिभाषा सूत्र वो आपके समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मिक्सअप है, ठीक है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पेपर 1 के ज़्यादा इंक्लूड हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें पेपर 2 के आपको मैं प्रीवियस क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी, तो वहाँ से हमारी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात करते हैं, यानी कि एक हिंदी की क्लास है, ठीक है, जहाँ पर हिंदी पढ़ाई जा रही है, हिंदी की बात होती है। वहाँ पर जो एक बच्चा है वो क्या करता है? अपनी मातृभाषा का यूज़ करता है। मान लीजिए उसकी मातृभाषा पंजाबी है तो अपनी मदर टंग का यूज़ करता है। तो यह बात क्या है? तो यह बात स्वाभाविक है, यानी कि ये नेचुरल है, ठीक है। उसने मदर टंग जो सीखी है वो उसका उसी भाषा में बोलना नेचुरल है, प्राकृतिक है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है अभी, लेकिन जब भी आपके सामने ऑप्शंस आए तो आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आगे बात करूँगी। एक तो आपका होता है भाषा अर्जन, अक्वायर, जिसको हम बोलते हैं अक्वायर करना, ठीक है। अर्जित करना, अर्जन बातें की है, ठीक है। दूसरा होता है भाषा अधिगम, अधिगम मतलब सीखना। तो 2 कॉन्सेप्ट है, ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। अर्जन करना, अर्जन का मतलब होता है किसी चीज़ को ग्रहण करना, अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो दोनों ही
चीज़ों में हम ग्रहण कर रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं, ये डिफरेंस है इनमें। वो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए। बाकी हम आगे भी इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखिए, जो भाषा सीखते हैं वो हमारी मातृभाषा होती है ना, अभी मैंने डिस्कस किया। तो जो मातृभाषा हम सीखते हैं उसके लिए क्या आपको कोई एफर्ट्स डालने पड़ते हैं क्या आपको उसके लिए किसी टीचर की ज़रूरत पड़ती है, या उसके लिए कोई ग्रामर के रूल नियम पढ़ने पड़े थे आपको, है ना। तो आपने ना तो कोई नियम पढ़ा था व्याकरण का, ना ही आपने कुछ स्पीकिंग करने की कोशिश की थी, है ना। सीख कर बोलने की प्रैक्टिस, जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करती हूँ, तो इंग्लिश सीखनी है अगर आपको, तो आपको बोलने की डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको जो है रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, डेली पढ़ना होगा इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो बहुत सारी वोकैब्स आपको याद करनी पड़ेंगी, व्याकरण के सारे नियम आपको याद करने चाहिए, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अलग से एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं। तो वो जब अलग से एफर्ट्स हम डालते हैं तो उसको हम कहते हैं अधिगम लर्निंग, यानी कि भाषा को सीखना, जहाँ पर हमें खुद के एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप जो है आपकी मातृभाषा हिंदी है तो इसके लिए आपने कोई एफर्ट्स नहीं डाले हैं, ठीक है। आपने इसको क्या किया है, अक्वायर कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। कैसे, अपने आसपास के पर्यावरण से, यानी कि आपके आसपास का जो वातावरण था, ठीक है। आपकी मम्मी आपकी हिंदी भाषा बोलते, आपके परिवार के जो लोग थे, आपके आस पड़ोस में हिंदी भाषा बोली जाती थी, तो आपने जो है नेचुरली जो है उसको क्या कर लिया, अक्वायर कर लिया। उसके लिए आपको कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं डालना पड़ा। तो इसको हम कहते हैं भाषा अर्जन, और जहाँ पर जो है हम एफर्ट्स डालते हैं, चीज़ों को सीखते हैं खुद से, वो हमारा होता है भाषा अधिगम। तो आई होप कि ये मैंने एग्जाम्पल दिया, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आप देख लेते हैं, भाषा अर्जित करने के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है, गलत कथन आपको यहाँ बताना है। तो भाषा को अर्जित करने के लिए मैंने आपको बताया था, हम कोई भी नियम वगैरह नहीं सीखते हैं, ऐसे ही सीख लेते हैं। ये एक नेचुरली प्रोसेस होती है ना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम ऐसे ही सीख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, तो यहाँ पर हमको नियम बनाना नहीं सिखाया जाता है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा गलत है, गलत कौन सा है, तो पहला ही गलत है। अर्जित, जब हम भाषा को अर्जित करते हैं तो नियम बनाना नहीं सीखते हैं। ये हम किस में सीखते हैं, भाषा अधिगम में सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। तो मुख्य आधार क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट होता है, यानी कि किस तरीके का परिवेश, किस तरीके का एटमॉस्फेयर हमें मिला, ठीक है। अगर आप देखिए कोई ऐसा, अगर मैं इंग्लिश पीपल की बात करती हूँ, किसी फॉरेनर की बात करती हूँ, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो स्टार्टिंग से ही इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके एनवायरनमेंट ऐसा होता है, उनको इंग्लिश सुनाई देती है, यानी कि उनके आसपास जो है इंग्लिश का ही एनवायरनमेंट होता है, तो वो अपने परिवेश से इंग्लिश सीख लेते हैं, है ना। और हमारे अगर मैं यूपी की बात करती हूँ, अपने यहाँ के एरिया की बात करती हूँ जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी मातृभाषा होती है वो हिंदी होती है, तो इसीलिए हम हिंदी को एक्वायर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है परिवेश, यानी कि हमारे वातावरण, जैसा हमें परिवेश मिलता है वैसे ही भाषा हम सीख जाते हैं। चाहे आप जो है एक पंजाब फैमिली में हैं और वहाँ पर पंजाबी बोली जाती है, तो आप पंजाबी सीख जाएंगे, है ना। इसी तरीके से आप यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंस, जो मुख्य आधार है वो क्या है, भाषा का उपलब्ध परिवेश, जैसा परिवेश आपको मिलेगा वैसे ही भाषा जो है आप सीख जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या है। तो सबसे अधिक जो ज़रूरी होता है वो क्या होता है, वो आपको बताना है। भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। तो ये क्या होता है, जैसे कि आपकी जो वॉल होती है, यानी कि जो दीवार होती हैं, आप उस पर कुछ पोस्टर्स लगा दीजिए, है ना। जैसे कि आप जो है छोटा बड़ा ऐसे कुछ लगा सकते हैं, या फिर जो भी आपका पोएम्स वगैरह होती हैं वो लगा सकते हैं, प्रिंट करके, है ना, लगा सकते हैं पोस्टर्स वगैरह। तो हमारा प्रिंट समृद्ध परिवेश होता है जो आप एक क्लास में बना सकते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे बोल चाल की भाषा का अनुभव लेकर स्कूल आते हैं, इसका निहितार्थ है कि, यानी कि बच्चे बोलचाल, यानी कि जो उनकी मदर टंग है, जो उनकी मातृभाषा है, ठीक है, उसी को वो सीखते हैं शुरुआत से, जब तक वो स्कूल नहीं जाते हैं। तो वो जब स्कूल जाते हैं तो वो जिस लैंग्वेज में बात करते हैं उसी को लेकर के, जो भी उन्होंने अभी तक सीखा होता है अपने घर से, अपने आस पड़ोस से, उसी को लेकर के स्कूल जाते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसका निहितार्थ क्या है, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, या फिर दूसरा है बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए पेडागोजी को मैं सॉल्व करने का एक इंपॉर्टेंट आपको तरीका बता देती हूँ। कभी भी आपको जो है ना तो बच्चों को डांटना है, कभी बच्चों के अगेंस्ट नहीं जाना है, कभी बच्चों के विरुद्ध नहीं जाना है, हमेशा बच्चों के बारे में अच्छा सोचना है ना। हमेशा एक अच्छे बच्चे को जो है किस तरीके से आप अच्छा महसूस करा सकते हैं वो आपको सोचना है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पहला क्या है, उनकी भाषा को सुधारा जाए। तो आप जो कोई बच्चा आपकी क्लास में आया और उसने अपनी मान लीजिए मातृभाषा यूज़ की, तो आपने उसको डांट दिया, है ना, तो ये इससे बच्चे पर जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, बच्चा जो है आगे बोलने की कोशिश नहीं करेगा, है ना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। अब बच्चों को बोलना नहीं सिखाया जाए तो बहुत ही गलत है ना। तो ये इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, संज्ञानात्मक, यानी कि उनका जो माइंड है वो, ठीक है, बाल साहित्य यानी कि जो लिटरेचर की बुक्स वगैरह होती हैं वो, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी कि जो जिन दृश्य सब मतलब ऐसी चीज़ें जिनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जैसे कि आपका टीवी हो गया, है ना, जैसे टीवी को हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, फ़ोन, आजकल फ़ोन भी हो गया, है ना।
लेकिन अगर हम बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सामाजिक अंतःक्रिया। अगर आप किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो सोशल इंटरेक्शन। देखिए, जब आप एक दूसरे से, मान लीजिए आप किसी से बात नहीं करेंगे तो क्या आप भाषा को सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि लोगों से बातचीत करना, लोगों से घुलना मिलना। नेक्स्ट अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जीन पियाजे के बारे में। तो जीन पियाजे ने भाषा के बारे में क्या कहा था? यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए, जीन पियाजे के बारे में आप लोगों ने आई होप कि बहुत अच्छे से पढ़ा होगा सीडीपी में, ठीक है। अभी मैं यहाँ बात कर लेती हूँ कि इन्होंने जो है भाषा के बारे में क्या कहा था, वो समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को प्रभावित करता है। यानी कि इनका कहना ये था कि जो हमारा संज्ञानात्मक, जो हमारा मेंटल, यानी कि जो हमारा मानसिक विकास होता है, वो भाषा को इफेक्ट करता है। यानी कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारे मानसिक विकास बढ़ता जाता है, मानसिक विकास होता जाता है, वैसे वैसे हम भाषा को अच्छी तरीके से बोलने लग जाते हैं। यानी कि मानसिक विकास से भाषा जुड़ी हुई है, इनका कहना ये था। इनके अनुसार जैसे जैसे संज्ञान का विकास होता है, जैसे जैसे हमारे माइंड का विकास होता है, वैसे वैसे भाषा का विकास होता है, ठीक है। यही तो बोला भी मैंने, है ना। दिमाग से ही तो जुड़ी होती है भाषा, इसीलिए उसमें अहम केंद्रित वाक्य होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अहम केंद्रित वाक्य जो है वो किसने दिया था? तो ये दिया था आपका जीन पियाजे ने। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब बच्चा, ये इसकी स्टेज भी पूछी जाती है, जब बच्चा 2 से 6 साल का होता है तब वो यही काम करता है। क्या करता है? अहम केंद्रित वाक्य करता है, ठीक है। वाक्य का मतलब है अहम केंद्रित बोलना, वाक्य मतलब बोलना, क्योंकि उसका यानी कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो अपूर्ण है, यानी कि पूरी तरीके से अभी उसका विकास नहीं हुआ है, जिससे वो क्या करता है? खुद से बातें करता है। तो अहम केंद्रित वाक्य क्या होता है? जिसमें बच्चा खुद से बातें करता है। तो ये जो जीन पियाजे थे, उनका कहना ये था कि जो बच्चा होता है, उस भाषा इसलिए उसमें अहम केंद्रित होती है। क्यों होती है? क्योंकि अभी उसका जो विकास है वो पूरी तरीके से नहीं होता है, वो छोटा होता है, 2 से 6 साल के बच्चे में छोटे होते हैं, ठीक है। तो उनका मानसिक विकास अभी उतने अच्छे से नहीं हुआ होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं? खुद से बातें करते हैं। तो सिंपली आपको ये याद रखना है, यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखनी है कि जीन पियाजे का कहना ये था कि हमारे मानसिक विकास से जो है भाषा आगे बढ़ती है, यानी कि मानसिक विकास जो है भाषा को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। और दूसरी आपको ये याद रखनी है, इस बच्चे में क्या होता है? अहम केंद्रित वाक्य जो है आपका दिया था, ईगोसेंट्रिज्म जिसको स्पीच बोलते हैं हम, ठीक है। वो आपकी 2 से 6 ईयर, ये ए से याद रखनी है, वो होती है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लेव वाइगोत्स्की की। अब वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? तो देखिए, अगर आपको पियाजे का समझ में आ गया तो वाइगोत्स्की का भी समझ में आ जाएगा। वाइगोत्स्की ने इसका जस्ट उल्टा कहा था, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। इनका कहना, देखिए, जब भी समाज की बात आ जाए ना, जब भी आपकी सोसाइटी की बात आ जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो आप सीधा, अगर आपके पास ऑप्शन हो ना, तो वाइगोत्स्की को टिक कर देना, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बात कर लेती हूँ मैं, इन्होंने क्या कहा था? बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। तो मैंने भी आपको बताया कि हम कैसे सीखते हैं। अगर आप एक पंजाबी फैमिली में जन्म हुआ है आपका, तो आप पंजाबी सीखेंगे। हिंदी फैमिली में जन्म हुआ है तो आप हिंदी सीखेंगे। इंग्लिश फैमिली में जन्म हुआ है तो आप इंग्लिश सीखेंगे। कि आप जो है अपने परिवेश से, जैसा आपको एनवायरनमेंट मिलेगा वैसे ही आप जो है सीखेंगे, है ना। तो ये आपका लेव वाइगोत्स्की ने कहा था। इनके अनुसार निजी भाषा, यानी कि प्राइवेट स्पीच, यानी कि जिस भाषा को जीन पियाजे ने अहम केंद्रित वाक्य का नाम दिया था, उस भाषा को लेव वाइगोत्स्की ने निजी भाषा बोला है। इसमें बालक क्या करता है? खुद से बातें करता है। तो इन्होंने ये कहा था कि जो भाषा है ना, उससे भाषा के द्वारा एक बच्चे का मानसिक विकास होता है। तो एक तरीके से आप उल्टा मान सकते हो, एक तरीके से उल्टा बोल सकते हो इसको, कि जो जीन पियाजे थे उन्होंने कहा था कि हमारे मानसिक विकास से भाषा इफेक्ट होती है, और जो वाइगोत्स्की हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो भाषा है वो बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, ठीक है। आई होप कि इतनी बातें जो है आप याद रखेंगे। और ये जो 2 टर्म है ना, वो आपको जरूर याद रखनी है। प्राइवेट स्पीच, यानी कि निजी भाषा का कॉन्सेप्ट किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की ने। और अहम केंद्रित वाक्य, यानी कि ईगोसेंट्रिज्म स्पीच का कॉन्सेप्ट किसने दिया? जीन पियाजे ने। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला क्वेश्चन क्या है? ये प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन है सारे, ठीक है। जो पहेली को सॉल्व करते हुए 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, यानी कि एक पहेली है, एक पजल है, उसको सॉल्व कर रही है 5 साल की लड़की, जिसका नाम है नज़मा, ठीक है। नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, एक सेकेंड, मुझे लग रहा है ये हाइड हुआ है या कुछ कट गया है पार्ट इसका, बट कोई नहीं, देख लेते हैं। वो क्या कहती है अपने आप से, नज़मा जो है अपने आप से बात कर रही है पजल को सॉल्व करते टाइम। क्या कह रही है? नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाता। इस प्रकार की बातों को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया और आंसर इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो जनरली आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो नज़मा है वो खुद से बातें कर रही है। तो वाइगोत्स्की ने खुद से बातें करने वाली स्पीच को क्या कहा था? व्यक्तिगत वार्ता, यानी कि प्राइवेट स्पीच, ठीक है। प्राइवेट स्पीच कहा था। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाता है। अभी तो मैंने यहाँ पर बताया था आपको, प्राइवेट भाषा, निजी भाषा, व्यक्तिगत भाषा, खुद से बातें करना। तो ये दोनों जो है किसने दिए थे? लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है। अहम केंद्रित, अगर यहाँ पर आत्म केंद्रित वार्ता किसने दिया था? अगर यहाँ पर जीन पियाजे का नाम लिख कर के आता तो ऑप्शन नंबर 4 टिक करते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? सबसे कम जो है वो आपको बताना है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा तो आपका भाषा का परिवेश, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाषा शिक्षण की पद्धति, यानी किस तरीके से आप
टीच कर रहे हैं वो। भाषा की पाठ्य पुस्तक तो ये भी सही है, लेकिन सबसे कम जो महत्वपूर्ण है वो भाषा का आकलन है। यानी कि जब बच्चे बोल रहे हैं तो असेसमेंट करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उनको बोलने देना चाहिए जैसा भी वो बोल रहे हैं, बोल कर ही तो वो सीखेंगे, है ना। तो सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या है, भाषा का आकलन। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की पढ़ाई क्या करती है। बहुभाषिक का मतलब क्या होता है, एक बार बता देती हूँ। ऐसी कक्षा, बहु मतलब बहुत सारी, ऐसी कक्षा जहाँ पर एक दो से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इस तरीके से आप मान सकते हो, ठीक है। तो उसमें जो बच्चों की पढ़ाई होती है वो क्या करती है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में, एक संसाधन के। शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, बिल्कुल गलत, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो बहुभाषिक कक्षा होती है उसमें हमारी जो बच्चों की पढ़ाई होती है वो एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। आप कोई अलग भाषा बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, ना, तो ये सारी जो है एक दूसरे सब्जेक्ट में आपको जो है हेल्प करती हैं। तो एक फंक्शन एक संसाधन के रूप में जो है ये कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से माध्यम है। तो स्वयं से किसका माध्यम है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। स्वयं से बातचीत का भी माध्यम है। अभिव्यक्ति मतलब खुद को मतलब दूसरों से बात करना, अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है, बल्कि हम भाषा के थ्रू खुद से भी तो बात करते हैं, अपने आप से भी तो हम बातें करते हैं ना। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है भाषा सभी विषयों के होती है। तो सभी विषयों के किसमें होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। केंद्र में होती है, किसके, सेंटर में, ठीक है। भाषा किसमें होती है, सेंटर में होती है। भाषा के थ्रू ही तो हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिर मैथ्स हो आपका, है ना। नेक्स्ट है आपका विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, यह कथन है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये कथन पूर्णतः सही है। आप जो है थोड़े से फेरबदल से सारी भाषाओं को जो है एक ही लिपि में लिख सकते हैं, सारी भाषाएं लिखी जा सकती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, ये आपका पूरी तरह सही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझते हैं। क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा टीचिंग, यानी कि शिक्षण क्या होता है। बहुत ही इजी है, आप लोग इजीली इससे कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है ऑब्वियसली टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चीज़ को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ। ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति से कम अनुभवी व्यक्ति में ज्ञान का स्थानांतरण शिक्षण कहलाता है। यानी कि जैसे कि मैं अपना ही एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। जैसे मेरा सीटेट यहाँ पर क्लियर हो चुका है, ठीक है, और आप लोग अभी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो मेरे पास जो है आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपसे ज़्यादा अनुभव है, तो मैं आपको टीचिंग करवा सकती हूँ। जैसे कि मैं आपको हिंदी पेडागोजी पढ़ा रही हूँ, तो मैं ऑलरेडी हिंदी पेडागोजी पढ़ चुकी हूँ और इससे रिलेटेड जो एग्जाम है वो भी क्वालिफाई कर चुकी हूँ, तो मैं आपको इसके बारे में पढ़ा सकती हूँ। तो ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति, यानी कि मैं अभी ज़्यादा अनुभव व्यक्ति हो गई और आप लोग जो है कम अनुभवी व्यक्ति हो गए, राइट। सो यहाँ पर जो है मैं अपने ज्ञान को आप तक स्थानांतरित कर रही हूँ, ट्रांसफर कर रही हूँ, तो यही हमारा टीचिंग कहलाता है। मैं अभी क्या कर रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ, राइट। सो ये हमारा करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके लिए, यानी कि टीचिंग करने के लिए हम कुछ माध्यमों का यूज़ करते हैं जिन्हें हम शिक्षण सूत्र कहते हैं। तो शिक्षण सूत्र, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, फ़ोन के माध्यम से पढ़ा रही हूँ ना, तो ये मेरा क्या हो गया, शिक्षण सूत्र हो गया। और यही हमारा क्या कहलाता है, शिक्षण सिद्धांत कहलाता है। और नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है और TLM का यूज़ करते हैं। TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि पढ़ाते समय हम क्या करते हैं, TLM का यूज़ करते हैं, जिससे हमारी जो टीचिंग है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सके, यानी कि बच्चे जो है उस चीज़ में इंटरेस्ट ले पाएँ, अच्छे से पढ़ पाएँ। जैसे कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उस टाइम पर जो हम कुछ चार्ट वगैरह यूज़ करके चार्ट वगैरह लेके जा सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बच्चों को शो करने के लिए हम लेके जा सकते हैं, जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसकी अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोगों ने जो है BEd में टीचिंग ट्रेनिंग की होगी तो आप लोग कुछ TLM लेकर के जरूर गए होंगे, है ना, या फिर BTC में आइडिया नहीं है मुझे, ठीक है। बाकी मुझे लगता है टीचिंग वगैरह होती है तो ये सब आप लेके जरूर जाते होंगे, जिससे बच्चे जो है इंटरेस्ट दिखा पाएँ आपकी टीचिंग में, और यह प्रोसेस ज़्यादा इफेक्टिव हो सके, बच्चा जो सीखे उसे लाइफ से जुड़ पाए और वह आगे लाइफ में उसको यूज़ कर पाए, यानी कि जो भी हम उसको सिखाएं वो अच्छे तरीके से उसको सीख पाए और आगे लाइफ में जो है उस चीज़ को वो यूज़ कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो है शिक्षाविद हैं जिन्होंने शिक्षा के बारे में कुछ कहा था, वो हम देख लेते हैं। तो पहली बात करते हैं हम एडम्स की। तो एडम्स के अनुसार जो शिक्षा है वो एक द्विमुखी प्रक्रिया है। क्या है, ये आपको याद रखना है स्टेटमेंट। एडम्स के अनुसार शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक अध्यापक होता है और आपका क्या होता है, बच्चे होते हैं। तो अध्यापक पढ़ा रहा होता है, बच्चे आपके जो है पढ़ रहे होते हैं। तो सिर्फ क्या है, द्विमुखी प्रक्रिया जो अध्यापक और बच्चों के बीच में चल रही होती है। लेकिन फिर इसके बाद आए जॉन डेवी, और जॉन डेवी ने क्या कहा, जॉन डेवी ने कहा कि शिक्षा एक द्विमुखी नहीं, एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। अब ये तीसरा कौन ऐड हुआ, तो तीसरा हमारा कौन आया, देखिए, अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु। यानी कि जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रहा होगा तो किसी चीज़ की हेल्प से पढ़ा रहा होगा। जैसे कि मेरे पास ये PDF है तो मैं इसके थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं अध्यापक होगी, आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, आप लोग छात्र हो गया, ये PDF है, ये आपका क्या हो गया, विषय वस्तु हो गया, ठीक है, यानी कि कंटेंट हो गया। तो ये किसने कहा था, जॉन डेवी ने कहा था। तो ये दोनों ही आपको डेफिनेशंस याद रखनी है। हम आज इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं। किस अप्रोच को, जो जॉन डेवी की है ना। तो अभी आज में देखिए, आप देख सकते हैं अभी भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसी प्रोसेस के थ्रू पढ़ा रही हूँ। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। अब इसके शिक्षण, जो भाषा शिक्षण है, भाषा को पढ़ाने के जो है कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो पहला सिद्धांत आपका क्या है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ठीक है। क्रियाशीलता यानी जिसमें कुछ एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि क्रियाशीलता से ही पता चल रहा है। एक्टिविटी का प्रिंसिपल यानी कि लर्निंग बाई डूइंग। इससे PCO यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन
कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट, ये सभी होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, बस आपको समझना है कि ये चीज़ें क्या हैं। तो लर्निंग बाई डूइंग से हम जो चीज़ें करते हैं वो क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है। दूसरा सिद्धांत है आपका टीचिंग का रुचि का सिद्धांत, यानी इंटरेस्ट का सिद्धांत। डेवलप इंटरेस्ट बाई स्टोरी, फन, डिस्कशन, यानी कि बच्चों में हम जो है क्या कर पाएँ, एक इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ, ठीक है, चाहे आप वो स्टोरी के थ्रू करें या फिर किसी डिस्कशन के थ्रू करें, ठीक है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है आपका मोटिवेशन का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं अभिप्रेरणा का सिद्धांत। यह केंद्र में होता है, यह दिशा निर्देशित होता है, यानी कि मोटिवेशन के थ्रू ही तो हम पढ़ते हैं। अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर के मोटिवेशन ही नहीं होगा तो आप उस फील्ड में आगे कैसे बढ़ेंगे, तो ये सेंटर में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, कनेक्ट लर्निंग विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, यानी कि आप जब उनको पढ़ाएं, जैसे अगर आप मैथ्स भी उनको पढ़ा रहे हैं तो आप ऐसे एग्जाम्पल्स देकर के उनको पढ़ाएं जिससे वो अपनी जीवन से, अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। जैसे कि अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, तो आप उनको ऐसे कनेक्ट कराइए कि आप चॉकलेट लेने गए तो आपको कितने पैसे मिले, तो आप उनको कैसे काउंट करोगे, है ना। तो इस तरीके से बच्चे इंटरेस्ट भी लेंगे और अपनी लाइफ से जो है उसको कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, तो बच्चों के देखिए बहुत सारे बच्चे होंगे आपकी क्लास में, तो अब ऐसा तो नहीं कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, हर बच्चे का अलग अलग नीड होती है, हर बच्चे की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, हर बच्चे का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो उसकी अकॉर्डिंग जो है आपको सिखाना है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यही कहता है कि बच्चों के इंटरेस्ट और उसकी नीड, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग सिखा पाएँ। नेक्स्ट है आपका स्वाभाविकता का सिद्धांत, यानी कि नेचुरल प्रोसेस। तो नेचुरल सिद्धांत क्या कहता है कि 4 आपकी स्किल्स होती हैं, एल, एस, आर, डब्ल्यू, इनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। एल से मतलब होता है आपका लिसनिंग, एस का मतलब होता है स्पीकिंग, आर का मतलब होता है रीडिंग और डब्ल्यू का मतलब होता है राइटिंग। यानी कि आपको जो बच्चे हैं उनको जो है इसी क्रम में, इसी तरीके से पढ़ाना चाहिए। पहले बच्चे क्या करते थे कि अगर मैं खुद की बात अपने लोगों की बात करती हूँ, ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सुनते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, क्या सुनने के बाद सीधा लिखने लग जाते हैं, नहीं, लिसनिंग के बाद तो है हम सीधा लिखने लग जाते हैं, गलत। लिसनिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, सुनने के बाद बोलना शुरू करते हैं, बोलने के बाद हम जो है पढ़ना शुरू करते हैं, और सबसे लास्ट स्टेज जिसको हम जो टफ होती है हमारी स्टेज, वो होती है राइटिंग। तो सबसे लास्ट में हम जो है राइटिंग करना सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस में जो है सीखना चाहिए, एक नेचुरल प्रोसेस होता है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सीखते हैं। हिंदी में आप इसको याद रख सकते हैं, सु, बो, प, ड़, ली, ठीक है। ये ट्रिक है। सू से मतलब हो गया आपका सुनना, ब से मतलब हो गया बोलना, प से हो गया पढ़ना, और ली से आपका हो गया लिखना, और इंग्लिश में आप जो है LSRW के नाम से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो सिद्धांत है वो है लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। तो क्लासरूम एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चा अपनी बात को कह पाए, यानी कि मूल्यों का सिद्धांत, यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि बच्चों को समझना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो है अपनी चीज़ों को बच्चों के ऊपर थोप रहे हैं, आप उसकी बात को सुन ही नहीं रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट को समझ भी पा रहा है या नहीं, ठीक है। आप अपनी ही सुनाई जा रहे हैं, तो सामने वाला जो बच्चा है वो कुछ कहना चाह रहा है, उसकी बात को सुन पाएँ, टॉलरेट कर पाएँ, उसको सहन कर पाएँ, और शिक्षक भी जो है उसकी बात को सुने, ठीक है। तो ये हमारा लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत है। आपको जो है बच्चों को समझना है, बच्चों की बात को समझ करके उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करना है, ठीक है। उन पर जो है टॉलरेट करना सीखना है अपने आप को, अगर बच्चे कुछ कह भी रहे हैं, ठीक है, और जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है रेस्पॉन्स करना है। नेक्स्ट है आपका आवृत्ति का सिद्धांत, यानी कि रिपीटेशन का सिद्धांत। तो टाइम टू टाइम आपको क्या करना है, चीज़ों को रिपीट करना है। रिपीट मतलब रिपीट क्यों करना है, देखिए आप जितना ज़्यादा रिवीजन करते हैं उतना ज़्यादा आप सीखते हैं, उतना ज़्यादा ही चीज़ें आपको जो है स्ट्रांगली आप याद रख पाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिपीट करवाएंगे आपके क्लासरूम में, तो वो जो लर्निंग होगी बच्चों की वो क्या होगी, परमानेंट होगी, बच्चे उसको याद रख पाएंगे। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर शिक्षण सूत्र की। तो टीचिंग के कुछ सूत्र भी हैं, तो वो क्या सूत्र हैं वो देखते हैं पहले। सबसे पहला है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ये क्या होता है, मैं एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ज्ञात मतलब आपको बच्चों को जब पढ़ाना है तो ऐसा नहीं है कि सीधा आप अज्ञात चीज़ के ऊपर पहुंच गए, यानी कि जो चीज़ पता नहीं है उसके बारे में डायरेक्ट बात कर दी। आपको ज्ञात यानी कि आपको कोई टॉपिक अगर पढ़ाना है तो आपको किसी ऐसे चीज़ से स्टार्ट करना है जो बच्चों को ज्ञात हो, यानी कि जो जिसके बारे में बच्चों को पता हो, और फिर उस चीज़ से लेकर के आपको वहाँ तक पहुँचना है जो बच्चों को नहीं पता हो, इस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। दूसरा क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि आपको डायरेक्टली अमूर्त पर नहीं पहुँचना है। मूर्त अमूर्त का मतलब क्या है, मूर्त मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में पहले डिस्कस करना है जिनको बच्चे देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों में उतना ज़्यादा अभी अपना मानसिक डेवलपमेंट नहीं होता है कि वो अमूर्त यानी कि अपने मन में सोच पाए, अपने मन में अपने विचार थॉट्स बहुत सारे ला पाएँ, है ना। तो आपको सबसे पहले मूर्त यानी कि जो चीज़ हमें दिखाई देती है वहाँ से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे अमूर्त की ओर ले जाना है। नेक्स्ट जो सूत्र है वो क्या है, सरल से कठिन की ओर, जटिल की ओर, ठीक है। सरल मतलब सिंपल और जटिल मतलब कठिन, यानी कि टफ चीज़ है। तो आपको डायरेक्टली कोई भी टॉपिक पढ़ाना है तो सीधा जो है कठिन चीज़, अब देखिए मान लीजिए आप बच्चों को एडिशन सिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सीधा जो है बॉड मास रूल के जो क्वेश्चन होते हैं वो सीधा वही क्वेश्चन दे देंगे, क्या बच्चे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो बॉड मास रूल में आपका क्या यूज़ होता है, आपका डिवाइड भी यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ होता है, ऐड भी यूज़ होता है, सब्ट्रैक्शन भी यूज़ होता है। तो जोड़ घटाव गुणा ये सभी आप सिखाओगे तभी तो बच्चे ये कर पाएंगे। तो पहले आपको सरल चीज़ें करानी है, यानी कि पहले आपको जोड़ सिखाना है, घटा सिखाना है, फिर आपको बच्चों को मल्टीप्लाई सिखाना है, उसके बाद आपको बॉड मास रूल सिखाना है, उसके बाद कठिन जटिल चीज़ की ओर जाना है, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ रहे होंगे आपके। नेक्स्ट है आपका पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि एक बार आपको क्या करना है,
अगर आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो पहले आप पूरा उसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए और फिर उसको पार्ट्स में कर करके उसको एक्सप्लेन करिए। तो पूर्ण से अंश की ओर पहले पूरा बता दीजिए, फिर उसको पार्ट्स में डिवाइड करके बता दीजिए। नेक्स्ट आपको विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो पहले आप कुछ विशिष्ट एग्जाम्पल दे दीजिए, फिर आप जो है जनरल की ओर चले जाइए, ठीक है। नेक्स्ट आपको विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, जैसे कि विश्लेषण मतलब पहले आप जो है पार्ट्स में कर करके पढ़ाइए, है ना, फिर आप उनको जो है एक साथ इकट्ठा करके बता दीजिए कि ये सारा है, एक तरीके से जैसे हम समरी के रूप में लेते हैं, ठीक है, वैसे ही। नेक्स्ट आपका प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, पहले आपको डायरेक्ट पढ़ाना है, फिर धीरे 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 जो है अप्रत्यक्ष की ओर जाना है। तो ये कुछ सूत्र से जनरली मैं सच बताऊं तो यहाँ से क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है अभी तक, ठीक है, बट मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है आपको। नेक्स्ट है आपका भाषा के मुख्य 4 कौशल, तो जिनके बारे में अभी मैंने बात की थी, 4 स्किल्स जिनके थ्रू हम भाषा सीखते हैं, वो हमारी होते हैं मुख्य कौशल। तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, सुबह पढ़ ली, ठीक है। तो पहला है आपका सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और चौथा है आपका लिखना। सुनना मतलब श्रवण कौशल, श्रवण का मतलब होता है सुनना, ठीक है। बोलना मतलब मौखिक अभिव्यक्ति बोलने, जिसको हम मौखिक ओरली बोलते हैं। पढ़ना यानी कि वाचन कौशल बोलते हैं इसको, और लिखने को हम बोलते हैं लिखित अभिव्यक्ति कौशल। तो ये तो सिंपल था, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो पहली एंड तीसरी, दूसरी एंड चौथी, तो यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे रखती हूँ इसको, जिससे कि आप देख पाएँ कि पहली, तीसरी, दूसरी, चौथी क्या है, ठीक है। पहला एंड तीसरा यानी कि सुनना और पढ़ना, ठीक है। देखिए जब आप सुनोगे किसी चीज़ को, है ना, तो आप मतलब सुन रहे हो, किसी चीज़ को ग्रहण कर रहे हो, है ना। जैसे कि मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, अभी मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, तो आप मेरी बातों को सुन रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, नॉलेज ग्रहण कर रहे हो, है ना। तो दूसरा क्या है, पढ़ना। पढ़ना मतलब जब हम पढ़ते हैं, जब हम रीड करते हैं किसी चीज़ को, मान लीजिए मैं इसको रीड कर रही हूँ, तो मैं भी तो ग्रहण कर रही हूँ, मैं भी तो कुछ सीख रही हूँ, है ना, ग्रहण करना। तो इन दोनों कौशल को हम कहते हैं ग्रम्यात्मक कौशल। क्या कहते हैं, ग्रम्यात्मक कौशल। याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछा जाएगा इनमें से ग्रम्यात्मक कौशल बताइए, तो आपको याद रखना है सुनना और पढ़ना, यानी कि जिनमें हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं, सुनने में और पढ़ने में, वो हमारी स्किल्स क्या कहलाती हैं, ग्रम्यात्मक कौशल कहलाती हैं, ठीक है। और ये हमारी क्या होती हैं, निष्क्रिय होती हैं, पैसे बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और निष्क्रिय स्किल होती है, निष्क्रिय कौशल होता है, ये आपको याद रखना है। मतलब अगर हम इनमें एक्टिव भी नहीं है तो भी चल जाएगा, यानी सुनने में अगर हम ज़्यादा एक्टिव नहीं है, सुन रहे हैं, तो भी हम देखिए जब हम जैसे मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, राइट, तो आप बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप सुन लेते हो, तो जनरली आप उसको ग्रहण कर लेते हो, एक्टिव नहीं हो, आप सुन नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी चीज़ें आपके कानों में जा रही होती हैं, आप सुन रहे होते हो, तो ये आपका निष्क्रिय हो गया। ऐसे ही आप पढ़ने की बात करते हो, तो हम जैसे पढ़ रहे होते हैं चीज़ों को, तो आप क्या करते हो कि पढ़ते टाइम जो है मान लीजिए किसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप ग्रहण कर लेंगे, आपके माइंड में चली जाएंगी, तो वो निष्क्रिय होता है, ठीक है। दूसरा और चौथा क्या है, बोलना और लिखना। तो ये आपके होते हैं उत्पादनात्मक कौशल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्टिव स्किल, और ऊपर वाली को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल, ठीक है। तो उत्पादनात्मक यानी कि जहाँ पर हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ उत्पाद बना रहे हो, जैसे कि जब हम बोलते हैं तो हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, राइट, जैसे कि हम कुछ बोलेंगे तो भी प्रोड्यूस हो रहा है, और जैसे कि हम कुछ लिखेंगे तो हमारे भाव, कुछ अभिव्यक्ति, कुछ प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। अभिव्यक्तात्मक कौशल भी हम इसको कहते हैं, और ये हमारा सक्रिय होता है, यानी कि यहाँ पर हम जो है पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं, जब बोलते हैं तब भी और जब लिखते हैं तब भी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इन सभी स्किल्स को याद रखना है। श्रवण कौशल के सोपान यानी कि चरण, सोपान मतलब चरण, स्टेप्स, ठीक है। जब हम सुनते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या है, ध्वनि का कानों तक पढ़ना, यानी कि कुछ भी साउंड है पहले हमारे कानों तक आएगी। दूसरा क्या है, अर्थ ग्रहण करना, सुनने के बाद हम उसका अर्थ ग्रहण करेंगे कि इसका क्या मतलब है, ठीक है, उसके बाद हम उसका यूज़ करते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं सुनने की स्किल के, तो आपको याद रखते हैं। जनरली क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया अभी तक यहाँ से, लेकिन आपको याद रखना है, हो सकता है पूछ लिया जाए। श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियाँ, यानी कि कुछ मेथड्स हैं जिससे आप जो है अपनी लिसनिंग जो स्किल होती है उसको अच्छा कर सकते हैं। पहला है आपका सस्वर वाचन, जिसको हम कहते हैं लाउड रीडिंग, जो कि हम जनरली प्राइमरी लेवल पर बच्चों को करवाते हैं कि जोर जोर से पढ़िए। क्यों कहते हैं, जिससे उनकी जो लिसनिंग स्किल है उसका डेवलप हो जाए, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रश्नोत्तर स्किल, यानी कि क्वेश्चन आंसर को पुट करना, उत्तर देना, क्वेश्चन पूछना, ठीक है, इससे हम जो है स्किल कर सकते हैं। तीसरी है कहानी कहना व सुनना, कहानी को बोलना और सुनना, ये भी हमारी जो है लिसनिंग स्किल को क्या करता है, डेवलप करता है। दूसरा आपका श्रुतलेख मतलब डिक्टेशन, जो आप डिक्टेशन वगैरह आपने की होगी, बहुत की होगी, आई होप कि प्राइमरी लेवल पर आपने बहुत डिक्टेशन वगैरह लिखी होंगे ना, तो ये भी आपकी क्या है, लिसनिंग स्किल को क्या करता है, डेवलप करता है। देखिए टीचर आपकी डिक्टेशन बोल रही होंगी तो आप सुन करके लिख रहे होंगे ना, तो लिसनिंग स्किल आपकी यहाँ पर अच्छी हो रही होती है। पांचवा है आपका भाषण, स्पीच देना भी आपकी लिसनिंग स्किल को क्या करता है, स्पीच। देखिए जब भी भाषण दिया जा रहा है तो आप जो है आपकी लिसनिंग स्किल वहाँ पर भी अच्छी हो रही होती है। नेक्स्ट आपका वाद विवाद, यानी कि जो डिबेट हो रहा होता है, वो तो बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। यहाँ से डिबेट से जो है आपकी जो लिसनिंग स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है। अब यहाँ पर कुछ मौखिक अभिव्यक्ति के विकसित करने की मेथड्स हैं। अभी हमने पढ़े थे लिसनिंग के, अब हम बोलने की, यानी कि बोलने के जो स्किल है उसको किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। पहला है सस्वर वाचन, दूसरा है कविता पाठ, यानी कि कविता को पढ़ करके, फिर आपका चित्र वर्णन, यानी कि कोई भी फिगर है उसके बारे में एक्सप्लेन करके खुद से। देखिए मौखिक अभिव्यक्ति को यानी कि हम स्पीकिंग स्किल को अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोलना,
चाहे आप किसी भी तरीके से बोलें, आप कविता को पढ़ रहे हैं, कविता के माध्यम से बोल रहे हैं, डिस्कशन करें तो भी आप बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं तो भी आप बोल रहे हैं, है ना, वाद विवाद डिबेट कर रहे हैं तो भी आप बोल रहे हैं, किसी चित्र के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बोल रहे हैं, नाटक मंचन रोल प्ले हो रहा है तो भी आप बोल रहे हैं। तो जहाँ पर आप बोल रहे होंगे वहाँ से आपकी जो स्पीकिंग स्किल है वो बेटर होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वाचन या पठन कौशल के सोपान। तो कुछ स्टेप्स हैं आपके बोलने के और पढ़ने के, तो वो आपको याद रखने हैं। पहला है आपका प्रत्यक्षीकरण यानी कि दिखाकर सिखाना, ठीक है। तो ये आपका क्या है, दिखाकर सिखाना। दूसरा हम क्या करेंगे, उसको अर्थ ग्रहण करेंगे। तीसरा हम उसका क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो वाचन यानी कि पढ़ने में पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे उसको, फिर उसके बाद जैसे हमारे पास कोई बुक है मान लीजिए, है ना, तो पहले बुक आपके सामने रखी जाएगी, आप बुक को देखेंगे, सीखेंगे, फिर आप उसका अर्थ ग्रहण करेंगे कि इसका जो बुक में लिखा है उसका मतलब क्या है, फिर आप उसको यूज़ करेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वाचन यानी कि बोलने के, जो आपकी बोलने की स्किल है, वाचन का मतलब बोलना ही है, स्पीकिंग है, ठीक है। उसके कुछ प्रकार हैं वो आपको याद रखना है। पहला है आपका सस्वर वाचन, दूसरा है आपका मौन वाचन। सस्वर वाचन मतलब लाउड रीडिंग, बहुत जोर जोर से पढ़ना, बोल बोल के पढ़ना है। मौन वाचन क्या होता है हमारा, साइलेंट, यानी कि मन मन में जो हम याद करते हैं, मन मन में जो हम पढ़ते हैं वो हमारा साइलेंट रीडिंग होता है, ठीक है। तो सस्वर वाचन की पहले बात कर लेते हैं। तो सस्वर वाचन आपका जो है दो तरीके से किया जाता है। एक आपका व्यक्तिगत वाचन, यानी कि आप खुद पढ़ रहे हैं, आपके हाथ में कोई बुक दे दी जाए, सिंपली आपके हाथ में कोई बुक दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि रीडिंग करो लाउडली, है ना, तो वो हमारा व्यक्तिगत वाचन होता है। दूसरा होता है सामूहिक वाचन, जिसमें 2 या 2 से अधिक बच्चे समूह में पढ़ते हैं, वो हमारा क्या होता है, सामूहिक वाचन। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक लोग बोल रहे हैं, ठीक है, जोर जोर से बोल रहे हैं, ठीक है। अब व्यक्तिगत वाचन के भी 2 टाइप हैं, आदर्श वाचन, दूसरा है आपका अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन हमारा शिक्षक करता है, मान लीजिए शिक्षक बोल रहा है तो वो सिंगल बोलेगा, है ना, जोर से बोलेगा, पूरी क्लास में आप बोल रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो आप ही तो बोल रहे होगे, तो वो आपका क्या हो गया, आदर्श वाचन, जो एक शिक्षक करता है। अनुकरण वाचन जो बच्चे बोलते हैं वो हमारा अनुकरण वाचन हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये सस्वर वाचन के बारे में बात होगी, यानी कि लाउड स्पीकिंग के बारे में बात होगी। अब हम साइलेंट यानी मौन वाचन के बारे में बात करेंगे। तो मौन वाचन क्या है, ये भी आपका 2 टाइप का है। पहला है गहन अध्ययन, दूसरा है आपका द्रुत वाचन। गहन अध्ययन यानी कि जब आप मन में पढ़ रहे होते हैं तो सूक्ष्मता या गहनता के साथ, यानी कि डीप रीडिंग कर रहे होते हैं कई बार, है ना। द्रुत वाचन स्पीड में मन में पढ़ना, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। गहन अध्ययन मतलब धीमे धीमे आराम से समझ करके डीप रीडिंग कर रहे हैं आप, जैसे कोई भी सेंटेंस आपसे छूट ना जाए। द्रुत वाचन जैसे कई बार क्या होता है, कोई भी आर्टिकल लिखा होता है ना, तो हम उसको एक बार समरी लेने के लिए ना किसी चीज़ की बहुत जल्दी में स्पीड में पढ़ते जाते हैं, तो उसको हम द्रुत वाचन कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर वाचन यानी कि बोलने की कुछ विधियाँ हैं, कुछ मेथड्स हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। मैं जनरली आपको बताऊँ तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, देखिए मैं आपको ये भी बताती जा रही हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, तो उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ओके। और जो चीज़ें मैं ये कह रही हूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको एक बार बस आपको समझ लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको फोकस करना है। तो पहला है आपको वर्ड विधि, यानी कि वर्ड के थ्रू जो है बोलना, ठीक है, एक एक वर्ड बोलना। दूसरा आपका शब्द विधि, एक एक शब्द को बोलना। तीसरा आपका वाक्य विधि, वाक्य को बोलना। और चौथा है आपका कविता विधि, तो कविता पढ़ना। तो ये क्या है, कुछ विधियाँ हैं, ठीक है। जब अब बच्चा बहुत छोटा होता है तो पहले वो एक एक वर्ड बोलता है, क प र स ट, है ना, फिर वो शब्द बोलना शुरू करता है, जैसे कि पहले वो बा बोलेगा, फिर बू आ बोलना लग जाएगा, है ना, तो इस तरीके से। फिर वो वाक्य बोलता है, बुआ आ रही हैं, इस तरीके से। फिर वो पूरी कविताएं पढ़ने लगते हैं, पूरे सेंटेंस पैराग्राफ तरीके से बोलने लगते हैं। तो ये स्पीकिंग के जो है कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। लेखन के कुछ प्रकार की बात कर लेते हैं। 3 प्रकार हैं आपके। पहला है सुलेख, तीसरा है आपका अनुलेख और तीसरा है आपका श्रुतलेख। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया तो आपको याद रखना है। सुलेख मतलब होता है सुंदर लेख, बहुत अच्छा लिखना, सुंदर लिखना। अनुलेख का मतलब क्या होता है, अनुकरण करके लिखना, यानी कि जो लिखा हुआ है ना उसी की कॉपी करना। अनुलेख मतलब किसी की कॉपी करना, अनुकरण करना, ठीक है। अनुकरण का मतलब होता है किसी चीज़ की नकल करना, किसी चीज़ की कॉपी करना। तो जो लिखा हुआ है उसी का कॉपी करके लिखना वो हमारा अनुलेख कहलाता है। श्रुतलेख क्या होता है, श्रु मतलब सुनना किसी चीज़ को, तो सुनकर लिखना हमारा क्या होता है, श्रुतलेख होता है, ठीक है। और इससे हमारी जो वर्तनी होती है उसकी अशुद्धि कम होती है। तो देखिए डिक्टेशन हम क्या करते हैं, सुनकर लिखते हैं, हमारी टीचर जो है डिक्टेशन बोलती है, हम लिखते जाते हैं, तो उससे हमारी क्या होती है, उससे हमारी जो है मिस्टेक्स पता चलती हैं और हमारी जो राइटिंग स्किल होती है वो बेटर होती है, ठीक है। तो ये 3 लेखन के कुछ प्रकार हैं, बहुत ही सिंपल है, आई होप कि समझ गए होंगे आप। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है वो है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, तो अच्छे से समझना है आपको। पहला है आपका भाषाई विकार, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। तो ये कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं, कुछ विकार होते हैं जिसकी वजह से या तो भाषा को उत्पाद करने में, या तो भाषा को यूज़ करने में, बोलने में, सुनने में, समझने में, लिखने में, पढ़ने में बच्चे को क्या होती है, स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो है भाषा को लिखने में, बोलने में, सुनने में, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसी को हम जो है डिसेबिलिटी का नाम देते हैं। उनके अंदर कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं, कुछ विकार होते हैं जिनकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम होती है। इनकी वजह से बच्चा सीखने के कुछ पहलुओं में स्ट्रगल करते हैं, यानी कि वो प्रॉपरली चीज़ों को सीखना तो चाहते हैं लेकिन उनके अंदर ये जो डिसेबिलिटीज़ होती है ना, इसकी वजह से वो सीखने में स्ट्रगल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोल दो कि वो सीख नहीं सकते हैं, वो सीख सकते हैं, वो सीख सकते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस यानी कि उनका IQ होता है वो कमज़ोर है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं आप, ठीक है। उनका IQ बहुत अच्छा होता है, इवन जो लोग बहुत अच्छे से बोल नहीं पाते हैं वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है।
अगर इनको सही तरीके से सिखाने की कोशिश की जाए, यानी कि अगर कोई बच्चा अच्छे से बोल नहीं सकता है तो उसको अच्छे तरीके से बोलने के लिए ट्रेन किया जाए तो बहुत अच्छे से बोल सकता है, ठीक है, धीरे धीरे सीख सकता है। तो वो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अगर उनको प्रॉपर टेक्निक्स, प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ तो वो अच्छे से उन चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। सो कुछ डिसेबिलिटी के बारे में आपको बात हो रही है यहाँ पर, आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले आपकी अफेजिया। तो अफेजिया क्या होता है? अफेजिया एक सुनने संबंधी यानी सुनकर समझने संबंधी एक भाषा आदि है। यानी कि अगर आपसे कह दिया जाए कि इस बच्चे को अफेजिया, मतलब आपको समझ जाना है कि ये बच्चा जो है सुन कर के चीज़ों को समझने में सक्षम नहीं है, ठीक है, सुनकर समझने में उसको प्रॉब्लम फेस होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि अफेजिया क्या है। कुछ ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, सुनने संबंधी विकार, लिखने संबंधी विकार, पढ़ने संबंधी या बोलने संबंधी। तो आंसर क्या लगाना है? सुनने संबंधी, सुनकर समझने संबंधी विकार। दूसरा क्या है आपको? डिस्ग्राफिया। बहुत सिंपल है, लिखने में आपको सिंपल याद रखना है, लिखने में अगर बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपका डिस्ग्राफिया होता है। इस प्रकार की विकलांगता से संबंधित बालकों को मुख्यतः अक्षरों को पहचानने और विशेष रूप से उनको लिखने में अक्षमता उत्पन्न होती है। यानी कि वो पहचानेंगे, अक्षरों को गलत पहचानेंगे तभी तो उनको गलत लिखेंगे, राइट। तो डिस्ग्राफिया हमारा क्या होता है? लिखने की प्रॉब्लम होती है, लिखावट की। नेक्स्ट आपका डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने से रिलेटेड है। डिसलेक्सिया एक भाषा संबंधी अधिगम अक्षमता है। यह मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के पढ़ने में कठिनाइयों के रूप में होता है। यानी कि अगर आपको किसी बच्चे को जो है पढ़ने में प्रॉब्लम है तो उसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, ठीक है। इस तरीके से आप जो 3 इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती हैं मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, मोस्टली प्राइमरी लेवल यानी कि 1 to 5 की जो आपका एग्जाम है, सीटेट लेवल 1 का पेपर 1, ठीक है, उसके क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इसके बाद जो सीरीज़ में आपको करवाऊंगी उसमें सारे पेपर 2 के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर सीरीज इस मैराथन के बाद जो है कल से स्टार्ट कर दूँगी मैं। सो अभी यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि सीटेट पेपर 1 के लिए अप्लाई किया होगा जिन्होंने, और वो इस मैराथन को देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सारे पेपर 1 के ही हैं, कुछ इंक्लूड हैं इसमें पेपर 2 के भी, ठीक है। सो प्राइमरी लेवल पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। तो यहाँ पर क्या उद्देश्य है? बच्चों की भाषा का असेसमेंट यानी कि आकलन करने का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, यानी कि वो भाषा को किस तरीके से यूज़ कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहा है, उसका आकलन जो है हमें करना है, ठीक है। सो यहाँ पर इसका ये हो जाएगा, उनके बोलने की कुशलता का आकलन, उनके लेखन की क्षमता का आकलन। तो देखिए हमें ना एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जब भी पेडागोजी में आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको ना बहुत बार कन्फ्यूज़न होगा, है ना, कि इन चारों में से आपको ऐसा लगेगा कि 4 ऑप्शंस में से आपको सारे सही लग रहे हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है कि एक ऐसे ऑप्शन पर जाना है कि जो बाकी के बचे हुए तीनों जो ऑप्शन हों वो उसी में हों। जैसे अगर मैं यहाँ बात करती हूँ तो बोलने की कुशलता का, है ना, लिखना बोलना ये सभी भाषा में ही तो आ जाती है। तो अगर भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करेंगे तो आप ऑब्वियसली बोलने और क्षमता के आकलन का ही वहाँ पर क्षमता का भी आकलन वहाँ पर कर रहे होंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पहली कक्षा में जो क्लास 1 होती है उसमें ब्लैंक भी लिखना के अंतर्गत आता है। तो क्या करना? लिखने के अंतर्गत आता है अक्षर बनाना, वाक्य लिखना, चित्र बनाना, शब्द लिखना। तो करेक्ट आंसर इसका 1 हो जाएगा। बच्चे अगर उसमें फर्स्ट क्लास में हैं तो अगर वो चित्र भी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं जैसे कि, ठीक है, तो वो जो है लिखने के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, आपका है प्राइमरी लेवल पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। तो जो बच्चे प्राइमरी लेवल पर होते हैं उनके लिए सबसे कम जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, पढ़ने का उद्देश्य या फिर अक्षरों की पहचान। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया। मीता कौन है यहाँ पर? मीता एक टीचर है, कोई शिक्षक है। उसने क्या किया? अपने क्लास के स्टूडेंट को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, ठीक है, रिक्त स्थान ब्लैंक था, जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? तो आपको ये बताना है कि ये आई होप कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आप कर पाएंगे। देखिए जहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखने के बाद एक ब्लैंक छोड़ दिया जाए, फिर कुछ सेंटेंस लिखने के बाद एक ब्लैंक छोड़ दिया जाए, फिर कुछ सेंटेंस लिखने के बाद एक ब्लैंक। तो ये जो स्टेप की एक पैराग्राफ होता है इसको हम क्लोज टेस्ट बोलते हैं, यानी कि क्लोज परीक्षण कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लोज परीक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों में ब्लैंक के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो लेखन यानी कि लिखने के कौशल का, राइटिंग स्किल का आप कैसे डेवलप कर सकते हैं वो आपको बताना है। रेखांकन, चित्रांकन से, रेखांकन लिपि चिन्हों से, लिपि चिन्हों अक्षर बनावट से। तो करेक्ट आंसर इसका 4 हो जाएगा। यानी कि लेखन को यानी कि लिखावट को आप तभी इंप्रूव कर पाएंगे तो जिसमें बच्चे खुद इन्वॉल्व होंगे, खुद जो है कुछ लिख रहे होंगे। रेखांकन मतलब जैसे कि यहाँ पर कुछ रेखाएं कर दी तो उनकी हेल्प से वो लिख रहे हैं ना। चित्रांकन यानी कि चित्र के माध्यम से वो उसका चित्र जो होता है ना, आपने देखा होगा एक बुक आती है जिसमें फिगर्स बने होते हैं जिनके ऊपर बच्चे जो है खुद से पेंसिल को उसके ऊपर बना रहे होते हैं। तो इसके माध्यम से जो है उनकी जो राइटिंग स्किल है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर निम्न, देखिए बाकी के जो ऑप्शन है ना वो प्राइमरी लेवल पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? यानी कि इनमें से कौन सा जो है सबसे बेस्ट रहेगा उनकी भाषा क्षमता के डेवलपमेंट के लिए, भाषा क्षमता के विकास के लिए। तो देखिए, तो अगर आपको जो है भाषा क्षमता का विकास करना है, ठीक है, तो इट मीन्स कि उनको
ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाएँ कि वो बोलने का अवसर दिया जाए उनको, है ना? तभी तो आप जो है ज़्यादा डेवलप कर पाओगे। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तो डाल का इस्तेमाल यूज़ करके वो जो है तुरंत एक वाक्य बना देंगे। उसके बाद तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई होगी? अब यहाँ पर देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन में वो क्वेश्चन सेलेक्ट करना है जिसमें बच्चे खुद कुछ थिंक कर पाएँ, यानी कि खुद कुछ सोच पाएँ वहाँ पर वो, ठीक है? और सोचने के बाद जो है उसके बारे में बता पाएँ, यानी कि हर एक बच्चे का जो है अलग-अलग इसके ऊपर आंसर आएगा। देखिए तितली कली के पास कब गई होगी, है ना? और कब क्यों गई होगी? ये क्वेश्चन अगर आप उनसे पूछोगे, ये क्वेश्चन हो सकता है कोई भी, है ना? तो अलग-अलग बच्चे के द्वारा अलग-अलग आंसर आपको मिलेगा। तो जहाँ पर आपको अलग-अलग आंसर्स मिले हों, वो क्वेश्चन आपका सबसे बेस्ट होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना बच्चों को सोचने के लिए क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। तितली और कली ने क्या खेला होगा, तो वो तुरंत एक वर्ड में आंसर दे देंगे कि ये खेला होगा, है ना? वाक्य बनाना है तो तुरंत वो 6-7 वर्ड का वाक्य बना देंगे। लेकिन यहाँ पर उनकी जो है थिंकिंग बहुत ज़्यादा डेवलप होगी और साथ में ही वो स्पीकिंग स्किल भी उनकी अच्छी होगी। तो जिस आंसर में डाइवर्जेंट थिंकिंग, सोचने में मजबूर हो, येस और नो वाला गलत होता है, हमेशा ये आपको याद रखना है, ठीक है? सोचने में वो मजबूर हो जाएँ उस क्वेश्चन के लिए, वो हमारा सबसे बेस्ट आंसर होता है, ठीक है? डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब एक ही क्वेश्चन के बारे में अलग-अलग चीज़ें आना, वो आपका डाइवर्जेंट होता है, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर पूछ लिया कि भारत की राजधानी क्या है? तो सभी बच्चे एक जैसा आंसर देंगे, सभी दिल्ली ही कहेंगे, कोई लखनऊ तो नहीं कहेगा, राइट? लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसके अलग-अलग आंसर्स आएँ, वो हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग वहाँ पर लगती है, ओके? और इसके अपोजिट जो मैंने बताया, जब बच्चे एक ही आंसर देते हैं तो हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राइमरी लेवल पर भाषाई क्षमताओं का विकास ब्लैंक है और साहित्य है। तो भाषा क्षमताओं का विकास क्या है? साध्य है, ठीक है? और साहित्य क्या है? उसका एक साधन है। तो साध्य और साधन मतलब, साध्य का मतलब होता है उद्देश्य। तो प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास करना क्या है? एक उद्देश्य होता है, एक साध्य है, ठीक है? और इस उद्देश्य को किसके द्वारा पूरा करेंगे? तो हमारा साहित्य है। तो साहित्य हमारा क्या हो गया? एक साधन हो गया। इसको आप जो है कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आपका इंटरव्यू है, मान लीजिए कोई भी जगह है, जैसे कि दिल्ली में आपका इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू दिल्ली में है तो वो आपके लिए साध्य हो गया, ठीक है? अब दिल्ली तक जाने के लिए आप जो है जिस चीज़ का यूज़ करेंगे, चाहे बस का यूज़ करें, मेट्रो का यूज़ करें, ट्रेन का यूज़ करें, तो वो आपके लिए क्या होगा? साधन होगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा आकलन की दृष्टि से सबसे बेस्ट है, वो आपको बताना है। तो फिर से आपको वही सुनना है, तो फिर से आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन ढूँढना है यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, है ना? ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताओ। तो बच्चे यहाँ पर तुरंत एक मुख्य पात्र का नाम बता देंगे, है ना? तो यहाँ पर ना उनको कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ी, ना कुछ करने की ज़रूरत पड़ी। दूसरा क्या है? ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाओ। तो जब बच्चे अपनी भाषा में सुनाएंगे, अपने अकॉर्डिंग सुनाएंगे, तो हर बच्चे की जो है अलग-अलग अपनी-अपनी भाषा में स्टोरी होगी। तो ये सबसे बेस्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? तो हामिद ने जो भी खरीदा होगा उस स्टोरी में, ठीक है? तो वो तुरंत सारे बच्चों का एक ही आंसर आने वाला है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक यानी सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अगर आप बच्चों को लिखना सिखाना चाहते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति, सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विचारों की अभिव्यक्ति यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? कि आप जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, वो क्या उसकी अभिव्यक्ति है, वो किस तरीके से सोच रहा है, ठीक है? क्योंकि वो जो थिंक कर रहा होगा वही चीज़ वो है लिखने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है, पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? यानी कि रीडिंग स्किल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? अक्षर का ज्ञान होना, गति होना, प्रभा यानी कि बोलने में जो है, पढ़ने में फ्लुएंसी होना, या फिर अर्थ। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपका अर्थ ग्रहण करना होता है। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते जा रहे हैं लेकिन आपको यही नहीं पता है कि आपने उसमें क्या पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था, तो उस चीज़ को पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, है ना? तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो अर्थ होता है, मीनिंग होता है कि आपने वहाँ से क्या सीखा पढ़ करके, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी लेवल पर भाषा कौशलों का ब्लैंक विकास है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों यानी कि जो आपकी स्किल्स होती हैं लैंग्वेज की, जो 4 स्किल्स मैंने आपको बताई, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग और आपका रीडिंग एंड राइटिंग, तो उनका जो विकास है वो क्या है? तो एक उद्देश्य है, अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? साध्य है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, भाषा शिक्षण का महत्व और आवश्यकता यहाँ पर क्या है? तो ज्ञानात्मक कारण, कौशलात्मक कारण और रसात्मकता और आपका है सृजनात्मकता, ठीक है? तो ये ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? बाकी इसमें सिर्फ इतना क्या है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो ज्ञानात्मक कारण हो सकता है, यानी कि भाषा के थ्रू हम जो नॉलेज क्रिएट करते हैं और कौशल सीखते हैं, LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, है ना? रसात्मकता यानी कि कहानी, कविताएँ, इन सभी में रस होता है, तो इन सभी को जो हम लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ते हैं, सीखते हैं। क्रिएटिविटी हमारे अंदर आती है ना? तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी आवश्यकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि TLM, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, छोटा सा डिस्कस किया था। यहाँ थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूँगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है वो मैं आपको बताऊँगी। तो इसको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखिए, ऐसा मटेरियल जिसको हम जो है अपनी टीचिंग लर्निंग, जो आपकी टीचिंग प्रोसेस होती है, उसको इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो हमारा क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। यहाँ पर आप चार्ट का यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम सभी में क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ठीक है? कोई किसी तरीके से समझ पाएगा तो कोई किसी तरीके से, तो हम अलग-अलग तरह से सीखते हैं। तो अगर हम अलग-अलग चीज़ों का सिखाने के लिए यूज़ करेंगे, अलग-अलग तरीके इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो
पॉसिबल रहेगा कि हम जो है हर बच्चे के अकॉर्डिंग जो है सिखा पाएँ, है ना। तो एक व्यक्ति ने लर्निंग स्टाइल्स को 3 कैटेगरी में वर्गीकृत किया है। तो यहाँ पर 3 स्टाइल में इसको वर्गीकृत किया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है आपका दृश्यात्मक सामग्री, ठीक है। तो दृश्यात्मक यानी कि जिसको हम देख सकें, ठीक है। तो ऐसे लगभग 65% पीपल हैं जिनको देखकर चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। यानी कि अगर आप जो है उनको कोई चीज़ मान लीजिए चार्ट दिखा करके अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो उनको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, है ना। तो पिक्चर्स वगैरह आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो दृश्यात्मक सामग्री क्या होती है, जिसको हम देख करके समझ पाते हैं। नेक्स्ट आपका श्रव्य सामग्री, जिसमें हम सुन करके सीखते हैं, है ना। तो ऐसे लगभग 30% लर्नर हैं जिनको सुनकर चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, बाकी आती हैं चीज़ें, इससे भी समझ आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होता है वो आपका देख करके होता है। जब भी कोई चीज़ हम देखते हैं, ठीक है, वो आपकी बेस्ट रहती है। और यहाँ पर इन तीनों में जो बेस्ट होती है उसको भी बताऊंगी मैं। तो बाकी सुनने को, जैसे सुनने में आपका रेडियो हो सकता है, पॉडकास्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं सिर्फ हम जिसमें सुनते हैं। नेक्स्ट और आपका लास्ट है यहाँ पर गत्यात्मक सामग्री, जिसको हम दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर देख भी रहे हो, है ना, स्क्रीन पर देख भी रहे हो और मुझे सुन भी रहे हो। तो ये आपका क्या हो गया, दृश्य श्रव्य सामग्री हो गया। और ये आपका जो है ये भी आपका जो है काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ से भी बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो ऐसे लर्नर्स 5% ही हैं जिनको एक्टिविटी करके ही सिखाना पड़ेगा। जैसे कठपुतली वगैरह, जो डांस वगैरह होते हैं, कठपुतली वाला, है ना, वो आई होप आप सभी ने देखा होगा। तो उसके थ्रू जो बच्चों को सिखाया जाता है, तो बहुत कम लर्नर्स ही ऐसे होते हैं जिसके थ्रू जो है इन बच्चों को सिखाना पड़ता है। बाकी लोग जो है देख करके, सुन करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। सो दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती है, श्रव्य सामग्री क्या होती है, ये क्वेश्चन आपको से पूछ लिया जाता है। तो बहुत सिंपल है, जिनसे हम सुन करके सीखते हैं वो श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य मतलब जिनको देख भी सकते हैं, देखने के साथ साथ सुनते भी हैं, वो दृश्य श्रव्य, ठीक है। और जिनको सिर्फ देखते हैं वो दृश्य हो गया। तो बहुत सिंपल है ना। शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है टीचिंग में, ठीक है, वो आपको बताना है। तो इसके उपयोग से सबसे पहले तो देखिए नीरसता खत्म हो जाती है। यानी कि जो बोरियत होती है वो हम खत्म कर देते हैं। हमारी टीचिंग जो है क्या बनती है, बहुत इफेक्टिव बनती है। और हमारा जो ज्ञान होता है वो परमानेंट हो जाता है। हम जो नॉलेज स्टूडेंट को देते हैं वो परमानेंट होती है, इंटरेस्टिंग बनती है हमारी टीचिंग। और इसके प्रयोग से जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझाया जा सकता है। यानी कि अगर आप किसी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं सीखने में। और अगर आप कोई कठिन कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए आप बच्चे उसको बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिसको हम सिर्फ अपनी भाषा में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप उसको किसी चीज़ को दिखाओगे उनको, तो वो चीज़ आपको जो है हेल्प करेगी आपको उस टॉपिक को समझाने में, और बच्चे भी उस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। इससे स्टूडेंट को अनुभव प्राप्त होता है जो ज्ञान को स्थायी बनाने में हेल्प करता है। तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो होता ही है। नेक्स्ट है आपका, इससे स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, उनको इंटरेस्ट आता है। देखिए, अगर आप अपनी क्लास में कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेकर जाओगे ना, तो बच्चे पहले से ही एक्टिव हो जाएंगे। अरे मैम कुछ लेकर के आई हैं, ऑब्वियसली कुछ दिखाने वाली हैं, आज कुछ नया होने वाला है। तो बच्चों में एक क्यूरियोसिटी आ जाती है कि क्या होने वाला है इसकी क्लास में, है ना। नेक्स्ट है, इससे स्टूडेंट की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। वो चीज़ों को देखते भी हैं, देखने के साथ साथ सुनते भी हैं, तो उनकी ज्ञानेंद्रियों का विकास भी होता है। नेक्स्ट, इससे स्टूडेंट क्यूरियस होता है, मैंने पहले ही बता दिया। स्वयं कार्य करने एवं आत्मनिर्भर बनने की क्षमता का यहाँ पर विकास होता है बच्चों में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रकार। तो यहाँ पर ये कुछ प्रकार लिखे हुए हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आपको यहाँ पर देख लेना है। दृश्य सामग्री में आपका ब्लैक बोर्ड आ जाएगा, चार्ट आ जाएगा, फोटो आ जाएगा, OHP आ जाएगा, फिल्म स्क्रिप्ट, और आपका यहाँ पर प्रोजेक्टर। श्रव्य सामग्री में आपका 2 ही चीज़ें आती है, रेडियो आ जाएगा और ऑडियो टेप वगैरह आ जाती हैं। दृश्य श्रव्य में आपको वीडियो आ जाता है, टीवी, टेलीविजन, फिल्म और प्रोजेक्टर आ जाता है। क्रिया सहायक सामग्री में आपका एक्टिविटी करना, ठीक है, लैब या ट्रिप या लैंग्वेज लैब वगैरह, ये आपका क्रिया सहायक सामग्री में आता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। बाला क्या होता है, तो बाला की सिंपली जो है आपसे फुल फॉर्म पूछी गई थी एग्जाम में, तो इसकी फुल फॉर्म होती है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। इसका मतलब क्या है, जैसे कि इसके नाम से आपको लग रहा होगा इसी, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी कि जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको एज अ लर्निंग के लिए यूज़ करना, ठीक है। जैसे बिल्डिंग्स पर आप जो है कुछ पोस्टर्स स्टडी से रिलेटेड लगा सकते हैं, कुछ पोस्टर्स प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। बिल्डिंग्स को जो है इस तरीके से पेंट करवा सकते हैं उस पर कि उसके थ्रू जो है बच्चे कुछ अच्छा सीख पाएँ, कुछ समझ पाएँ। तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड के लिए बिल्डिंग को यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो बस इतना ही है, इसका फुल फॉर्म याद रखना, पूछा गया आपके एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तक क्या होती है इसके बारे में। तो यह एक संसाधन है, ऑब्वियसली हम जब टीचिंग करते हैं तो किसके थ्रू हम पढ़ाते हैं, टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तक के थ्रू। तो ये सिर्फ एक संसाधन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू हम पढ़ा सकते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है। तो ये आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप इसी से पढ़ा सकें, और भी चीज़ें हैं पढ़ाने के लिए जिनके थ्रू आप पढ़ा सकते हैं। बाह्य गुण, ये जो बुक है ना, एक बुक में क्या गुण होने चाहिए, क्वेश्चन आता है यहाँ से। सो बाह्य गुण की अगर मैं बात करती हूँ तो वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, दूसरा वो प्रिंटेड मटेरियल हो, देखने में अच्छी हो, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। आंतरिक गुण इसमें क्या होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक ढंग से बनी हो, ठीक है, यानी कि बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उनके समझ में आनी चाहिए, ठीक है, और बच्चे उसको समझ पाएँ। आसान भाषा का प्रयोग हो उसमें, जिससे वो ईज़िली उसको सीख पाएँ,
पढ़ पाएँ, ठीक है। तो एक टेक्स्ट बुक यही है इसमें इंपॉर्टेंट, आपको यही याद रखना था कि जो एक पाठ्य पुस्तक होती है वो सब कुछ नहीं होती है, सिर्फ एक संसाधन होती है, उसके अलावा हम और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट अब आता है बाल साहित्य क्या होता है, यानी कि चिल्ड्रन लिटरेचर। तो इसमें बहुत आसान स्टोरी, जैसे कि चंपक बंदर, जैसे कि आप अपने प्राइमरी लेवल पर देखी होंगी, बहुत सारी स्टोरीज़ कहानी होती हैं, ठीक है। वो इसमें यूज़ होती हैं, किसमें, बाल साहित्य में। और पिक्चर्स का यूज़ होता है इसमें बहुत, ठीक है। पिक्चर्स होती हैं, स्टोरी लिखी होती है छोटी सी, और पिक्चर्स बहुत यूज़ होती हैं। तो ये हमारा लिटरेचर कहलाता है, चिल्ड्रंस लिटरेचर, इसको हम बाल साहित्य कहते हैं। इससे बच्चे की रीडिंग हैबिट डेवलप होती है और इसका इंटरेस्ट भी बढ़ता है, इमेजिनेशन अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पर जो पिक्चर्स होती है उसको देख करके वो कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इमेजिनेशन स्किल भी उनकी अच्छी होती है, वो लैंग्वेज को समग्र यानी होल के रूप में देखना स्टार्ट करते हैं, चिंतन करते हैं, अटेंशन भी उनका बेहतर होता है। तो ये जो लिटरेचर होती है वो काफ़ी हेल्प करती है। क्या क्या हेल्प करती है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्रिया सहायक सामग्री, तो यहाँ पर बच्चे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। क्रिया सहायक सामग्री, जैसे मैंने कठपुतली का आपको एग्जांपल दिया था, इसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करना होता है वो रियल होता है, वास्तविक होता है, क्योंकि इसमें हम चीज़ों को क्रिया सहायक यानी कि जिसमें हम खुद कुछ कर रहे हों, खुद से कुछ क्रियाएं कर रहे हों, बच्चे जो है उसमें खुद इन्वॉल्व हो रहे हों, ठीक है। तो जब हम खुद से कुछ करते हैं ना, तो उस चीज़ को हम बहुत अच्छे से सीख पाते हैं, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस वहाँ पर होता है, तो हम उस चीज़ को भूलते भी नहीं हैं और रियल चीज़ें होती हैं वहाँ पर। तो इसके द्वारा नई नई चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, इससे उनको व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है। तो मैंने यही सब बताया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बहुभाषिकता। तो मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुकी हूँ। बहुभाषिकता मतलब अलग अलग भाषाओं वाले लोग, ठीक है। सो एक क्लास में अलग अलग भाषा बोलने वाले स्टूडेंट हो सकते हैं और बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। इसी को हम बहुभाषिकता कहते हैं। तो बहुभाषिकता को हम एक संसाधन के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं, एक संसाधन के रूप में लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुभाषिकता किसके रूप में ली जानी चाहिए, बहुभाषिकता का यूज़ कर रहे हैं तो एक संसाधन के रूप में लेते हैं। उनको न्यू लैंग्वेज सिखाने में उनकी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, स्टूडेंट्स को आपस में इंटरेक्ट करने देंगे। यानी कि देखिए, स्टार्टिंग में जब कोई स्टूडेंट आपकी क्लास में आएगा तो हो सकता है उसकी लैंग्वेज अलग हो कुछ स्टूडेंट की एक दूसरे से, तो उसको जो है वो जिस लैंग्वेज को जानता है उसके थ्रू उसको न्यू लैंग्वेज सिखाने में उसकी हेल्प करना है आपको, और जो स्टूडेंट हैं उनको आपस में इंटरेक्शन करने देना है, जिससे वो जो है आपस में इंटरेक्शन करें तो एक दूसरे को समझ पाएँ, सीख पाएँ भाषा के थ्रू, है ना। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करते हैं मूल्यांकन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर हम असेसमेंट यानी कि आकलन और मेजरमेंट यानी मापन के बारे में बात करेंगे। तो मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन एक वाइडर टर्म है, यानी सबसे बड़ा टर्म होता है, जिसके अंदर हमारा आकलन और मापन दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। समझते हैं, मूल्यांकन द्वारा अधिगम उपलब्धि का पता लगाया जाता है तथा टीचर की स्वयं की इवैल्यूएशन, जो भी उसने पढ़ाया है वो कितना हेल्पफुल रहा वो भी होता है। तो मूल्यांकन क्या है, जनरली आपने बच्चों को कितना सिखाया, ठीक है, उसका पता चलता है, और हमारा भी उसमें इवैल्यूएशन हो जाता है कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं। तो मूल्यांकन में हम जो है इवैल्यूएट कर पाते हैं कि कितना बच्चे सीख रहे हैं और कितना अच्छा हम पढ़ा पा रहे हैं, हमारा भी इवैल्यूएशन वहाँ पे हो जाता है। हमें पता चलता है कि क्या हमारी टीचिंग में कमी है, हमें कहाँ पर बेस्ट करना चाहिए जिससे बच्चे जो है और अच्छा सीख पाएँ और अच्छे तरीके से, हमारी कहाँ पर कमी है, ठीक है। तो इसमें जो है इवैल्यूएशन और असेसमेंट दोनों आ जाते हैं। मूल्यांकन में जो है आपको मेजर और मापन दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा होता है। जैसे कि मान लीजिए ये मूल्यांकन है आपका, इसमें असेसमेंट भी है और इसमें आपका मापन यानी मेजरमेंट भी है। असेसमेंट क्या होता है, किस तरीके से सीखा है, कैसे सीखेगा, फीडबैक के लिए, है ना। तो जैसे बच्चे सीख रहे होते हैं उस टाइम पे आप जो है बच्चे किस तरीके से सीख रहा है, कैसे सीखेगा, तो वहाँ पर जो है आप जैसे कुछ चीज़ें मान लो आप सिखा रहे हो उनको, कोई कॉन्सेप्ट बता रहे हो, तो उसके बाद जो है आप थोड़े क्वेश्चन पूछ सकते हो, उनका फीडबैक ले सकते हो, है ना। इस तरीके से ये असेसमेंट हम कर सकते हैं उनका, ठीक है। मापन क्या है आपका, मेजरमेंट। तो जिन चीज़ों को यूनिट्स में मेजर कर पाएँ वो आपका मापन होता है, जैसे कि हाइट को इंच में, वेट को केजी में। उसी तरह मार्क्स के थ्रू हम जैसे मेजरमेंट करते हैं, उनका कोई टेस्ट ले लिया, उसमें मार्क्स के थ्रू हमने मेजर कर लिया कि हाँ इन्होंने जो है टेस्ट में ज़्यादा अच्छा किया है, इनकी टेस्ट के थ्रू जो है मार्क्स के थ्रू जो हम मेजरमेंट करते हैं उसको हम मापन कहते हैं, ठीक है। और इवैल्यूएशन में हमारी ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो नेक्स्ट मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन का उद्देश्य क्या होता है, ये मूल्यांकन क्यों किया जाता है। तो पहला है छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना, बिल्कुल बच्चे जो है अचीव कितना कर पा रहे हैं, कितना सीख रहे हैं उस चीज़ का पता लगाना, ठीक है। दूसरा विकास को निरंतर गति देना, यानी कि देखिए आज हमने बच्चों को कोई मान लीजिए पढ़ाया कि वृद्धि क्या होती है, ठीक है। तो उसके बाद हम उनको असेसमेंट करें, ठीक है। मान लीजिए आपने असेसमेंट किया, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए उसी टॉपिक से, तो बच्चों को पता चलेगा कि आप बच्चे कितना अच्छा कर पा रहे हैं, ये आपको पता चलेगा, उनमें क्या कमी है, वो कितना सीख पाए हैं, नहीं सीख पाए हैं। और उसके बाद जो है आप जो है असेसमेंट करने के बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाएंगे, तो उनकी डेवलपमेंट होगा, उनकी निरंतर गति मिलेगी उनकी स्टडी को, जो भी वो सीख रहे हैं, क्योंकि उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर पाएंगे अगर आपको लग रहा है कि बच्चे सीख रहे हैं। नेक्स्ट छात्रों की योग्यताओं, कुशलताओं और रुचियों का यहाँ पर विकास पता लगा इंटरेस्ट का पता चलेगा आपको कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट आपका छात्रों की कठिनाइयों और सफलताओं का पता लगाना, यानी कि बच्चे किस फील्ड में जो है कठिनाइयों का यानी कि डिफ़िकल्टी उनको कहाँ पर फेस करनी पड़ रही है, किस चीज़ में, ठीक है। तो वो आप जो है इवैल्यूएशन के थ्रू पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली यानी कि इफेक्टिव आप इसी तरीके से बना सकते हो, ये सबसे बेस्ट वे होता है, क्योंकि अगर आप इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन नहीं करोगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर देखिए CCE है, यानी कि कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, उसी के बारे में मैंने बात की थी, ठीक है। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पर ये जो है 3 प्रकार से किया जाता है। तो पहला है हमारा निदानात्मक मूल्यांकन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ओके।
सो डायग्नोस्टिक मतलब डायग्नोस्ट करना, यानी किसी चीज़ की पता लगाना कि उसमें क्या कमी है ना। सो निदान करने के लिए पहले हमें उसका पता लगाना पड़ेगा कि क्या कमी है। तो बच्चों में जो मिस्टेक्स होती हैं, जो कमियाँ होती हैं, जो गैप होते हैं, इंग्लिश में गैप बोलेंगे, ठीक है, उनका पता लगाया जाता है किसके अंतर्गत, निदानात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। एक और हमारे यहाँ पर इसी के साथ आता है जिसको हम कहते हैं रेमेडियल इवैल्यूएशन, यानी कि उपचारात्मक मूल्यांकन, ठीक है। तो पहले हम देखिए, कोई भी बीमारी अगर आपको है तो पहले डॉक्टर जो है उस बीमारी का पता लगाता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्या देता है, दवाई देता है, राइट। तो इसी तरीके से जो स्टूडेंट होते हैं उनमें क्या कमी है, ठीक है, यानी कि वो किस वजह से जो है अच्छा नहीं कर पा रहे हैं अपनी एजुकेशन में, उस कमी का पता लगाया जाता है और फिर उस कमी के अकॉर्डिंग जो है आपको जो भी चीज़ें हैं, जो भी टीचिंग में अगर कोई कमी है तो उसको इम्प्रूव किया जाएगा, या फिर कोई और कमी है तो उसको जो है डायग्नोस करके उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों मैंने एक्सप्लेन करती हूँ, पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है कि निदानात्मक मूल्यांकन पहले होता है या उपचारात्मक, तो पहले आप जो है निदान करेंगे, उसके बाद ही तो उपचार करेंगे, है ना। तो ये नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ रचनात्मक मूल्यांकन, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तीनों ही आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, इसमें फीडबैक प्रोग्रेस कैसी है, ये लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है और चलता रहता है, यानी कि कॉन्टीन्यूसली आप डेली बेसिस पर जो आप पढ़ा रहे हैं उसके थ्रू आप क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, ठीक है, यूनिट टेस्ट वगैरह ले रहे हैं, तो वो जो है आपकी प्रोग्रेस होती है, वहाँ से जो है आप बच्चों को फीडबैक दे रहे हैं। इसमें फीडबैक वगैरह देना चलता रहता है, ओके। सो ये आपकी जो है इसके दौरान होता है, जब आपकी लर्निंग चल रही होती है उसकी दौरान होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपका, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, समेटिव असेसमेंट, जिसको हम संकल्पनात्मक मूल्यांकन या फिर योगात्मक मूल्यांकन भी बोल देते हैं। दोनों में से कोई एक नाम आ सकता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, यह साल के अंत में किया जाता है, यानी कि पूरी साल आपने पढ़ा और फिर आपका जो, जैसे कि आपके एग्ज़ाम होते हैं आप उसको ले सकते हैं, पूरी साल के बाद आपके ईयरली एग्जाम होते हैं, वो आपके जो है संकल्पनात्मक मूल्यांकन यानी योगात्मक मूल्यांकन में आते हैं। बच्चे की जो अचीवमेंट होती है उसको देखने के लिए, यानी कि अब तक पूरी एक साल में उसने क्या सीखा, तो उसके लिए कुछ मार्क्स आते हैं, कुछ परसेंटेज आते हैं। इस तरीके से बच्चे को जज किया जाता है मार्क्स या परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो है नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को मार्क्स और उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग जज किया जाता है, जो कि एक स्टूडेंट के लिए गलत होता है। सो अगर अच्छे की बात यहाँ पर की जाती है तो सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो आपका रचनात्मक मूल्यांकन माना जाता है, जहाँ पर बच्चा जो है प्रोग्रेस कर रहा होता है, धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहा होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट यहाँ पर आपका अच्छा माना जाता है और योगात्मक मूल्यांकन जो है गलत, यानी कि नेगेटिव इसको माना जाता है। नेक्स्ट, मूल्यांकन और मापन में क्या अंतर होता है वो देख लेते हैं। तो मूल्यांकन होता है, मैंने पहले बताया, वाइडर टर्म होता है, इसमें बड़ा होता है, व्यापक का मतलब बड़ा होता है इसका क्षेत्र। यहाँ पर आपका मापन भी आ जाता है और आपका इवैल्यूएशन, मापन के साथ साथ आपका असेसमेंट आकलन भी आ जाता है। मापन क्या होता है, किसी एक गुण या चर का होता है, जैसे कि ऐसे राइटिंग आपने ले लिया तो सिर्फ उसी का आपने मेजरमेंट कर लिया कि इसमें ऐसे राइटिंग में कितनी, उसी के अकॉर्डिंग आपने बच्चे का मापन कर लिया। यहाँ पर आप जो है उसकी हर एक चीज़ को देखोगे, खेलने में कैसा है, ठीक है, डिबेट्स वगैरह में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो मूल्यांकन में सब कुछ आ जाता है। दूसरा, मूल्यांकन मापन के बाद होता है, ठीक है। तो पहले आपका मूल्यांकन होता है और उसके बाद आपका क्या होता है, मापन, पहले आपका मापन होता है, उसके बाद आपका मूल्यांकन होता है। तो क्योंकि मूल्यांकन आपका छोटा टर्म है तो पहले मापन किया जाता है छोटी छोटी चीज़ों का, मूल्यांकन एक बड़ा टर्म है तो मूल्यांकन बाद में किया जाएगा। तीसरा, मूल्यांकन के बाद भविष्यवाणी संभव है, यानी कि पूरा मूल्यांकन करने के बाद आप बच्चे के बारे में बोल सकते हो कि वो किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हो ना। जैसे कोई बच्चा खेलने में बहुत अच्छा खेलता है तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये आगे जाकर, मान लीजिए फुटबॉल में अच्छा खेल रहा है या फिर वो क्रिकेट अच्छा खेलता है, तो आप बोल सकते हो कि आगे जाकर क्रिकेटर बन सकता है, इस तरीके से भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन जो आपका मापन होता है ना, उसको लेकर के हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हम किसी एक गुण का मापन वहाँ पर कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मूल्यांकन स्थिति आधारित होता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन जो आपका मापन होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अंक पर आधारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मूल्यांकन में घटना या तथ्य का मूल्य किया जाता है, मूल्य ज्ञात किया जाता है, लेकिन जो मापन है उसमें घटना या तथ्य के विभिन्न परिणामों के लिए प्रत्येक निश्चित किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मार्क्स का रहता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है मूल्य ज्ञात किया जाता है तथ्य का, ठीक है। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट यहाँ पर जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं, सीसीई की। तो शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों बच्चों का यहाँ पर मूल्यांकन होता है, यानी कि जो पढ़ा रहे हैं उनका भी, नहीं पढ़ा रहे हैं उनका भी। दूसरा, शिक्षार्थियों की कमजोरी को पहचान कर उसका निदान किया जाता है, यानी कि बच्चों में क्या गैप्स हैं, जो कमियां हैं, उनको पहचान करके हम उनका निदान करते हैं। तीसरा, उपलब्धि स्तर को निरंतर बनाए रखने व ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करता है। तो ये सभी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, है ना, कि मूल्यांकन सीसीई रख लो आप, या मूल्यांकन करने के बाद जो है आपके क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो सभी मैं शायद एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। आप मूल्यांकन के थ्रू आप बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान कर सकते हैं। शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है ये, क्योंकि उनकी जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं हम इवैल्यूएशन के थ्रू ही पता लगा सकते हैं, ठीक है। सीसीई की कुछ टेक्निक्स हैं, वो क्या है, एक तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के थ्रू हम ले सकते हैं। दूसरा, आप निरीक्षण कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, जो कैसे देख करके, समझ करके, उनको जान करके। दूसरा है दत्तकार, यानी कि आप उनको होमवर्क दे सकते हो, होमवर्क के थ्रू आप उनका मूल्यांकन कर सकते हो। तीसरा आपका पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो मतलब जितनी भी आपकी क्रमिक जो भी
आपकी प्रगति होती है, आप किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप किसी टेस्ट में आप किसी में मार्क्स ला रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिया जाता है पोर्टफोलियो में, एबिलिटी वगैरह आपकी सब कुछ। चेकलिस्ट क्या होती है, तो इसमें आपको ऑब्जर्वेशन किया जाता है, टिक करना होता है ना, क्रॉस करना और टिक करना, तो ये चेकलिस्ट में आता है। नेक्स्ट आपका टेस्ट के थ्रू आप पता लगा सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है, परीक्षण जिसको हम बोलते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स थी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्नों के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले जो प्रकार है वो है वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव, जिसका एक ही आंसर होता है एक वर्ड का, ठीक है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। दूसरा है अति लघु, एक वर्ड का, एक सेंटेंस का, मतलब जैसे कि 4 ऑप्शन, जैसे कि आपका जो सीटेट एग्जाम है ना, वो भी ऑब्जेक्टिव ही रहता है, यानी कि अरे यार। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रश्नों के प्रकार, यानी कि क्वेश्चंस के कुछ टाइप्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो पहले जो प्रश्न है वो आपके वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर एक ही होता है। जैसे कि आपका जो सीटेट एग्जाम है ना, उसमें भी वो आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव ही तो है ना। 4 ऑप्शन आपके रहेंगे, तो आपका उनमें से एक ही करेक्ट होने वाला है, एक ही आंसर यहाँ पर होने वाला है, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। अति लघु उत्तरी, इसमें 1 वर्ड में हम कोई आंसर टाइप करें, ठीक है। जैसे कि भारत की राजधानी क्या है, क्वेश्चन आया तो आपको वहाँ टाइप करना है दिल्ली, है ना। तो एक वर्ड में एक शब्द में आंसर देते हैं, उसको हम अति लघु उत्तरी बोलते हैं। लघु उत्तरी क्या होता है, इसमें एक शब्द से बड़ा होता है, लेकिन कुछ आप सेंटेंस बोल सकते हो, है ना। जैसे कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो ये लघु उत्तरी में आ सकता है आपका, एक वर्ड से बड़ा हो जाते हैं, इसमें कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिख सकते हैं। निबंधात्मक यानी कि दीर्घ प्रश्न क्या होते हैं, दीर्घ प्रश्न में बहुत बड़ा लिखते हैं, जैसे कि ऐसे मान सकते हो आप एक तरीके से, या कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका बहुत बड़ा आंसर हो, वो हमारा निबंधात्मक या दीर्घ प्रश्न में आता है। तो ये कुछ प्रश्नों के टाइप से इजी आपको ये सारे पता होंगे। तो एक अच्छे टेस्ट यानी कि एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है वैधता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैलिडिटी। यानी कि जब भी कोई टेस्ट बनाया जाता है, जैसे आपका सीटेट एग्जाम की ही बात कर लेती हूँ मैं, तो वो जिस उद्देश्य के लिए यानी जिस एम के लिए बना हो, वो उसमें होना चाहिए। यानी कि सीटेट एग्ज़ाम आपका क्यों यहाँ पर रखा जाता है, जिससे हम एक स्टूडेंट को चेक कर पाएँ कि क्या वो एक टीचर बनने लायक है ना। तो यहाँ पर जो उद्देश्य है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर क्वेश्चन सेट होने चाहिए। पेडागोजी यहाँ पर क्यों इंक्लूड की गई है, जिससे आपकी जो मेंटलिटी है वो चेक की जा सके, ठीक है, कि आप किस तरीके से सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिस उद्देश्य के लिए आपका टेस्ट है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए, वो वैधता होती है। बी क्या है, विश्वसनीयता होनी चाहिए, यानी कि उसको आप जो है कितनी भी बार वहाँ पर आप जो है क्वेश्चन के आंसर ऐसे होने चाहिए कि कोई भी उसको टेस्ट करे तो वो आंसर ना वही आए, है ना। ऐसा नहीं है कि कभी कोई उसका आंसर कुछ और बता रहा है, ठीक है, कोई टीचर उसका आंसर कुछ और कह रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आपका वस्तुनिष्ठता यानी कि सेम रिजल्ट आना चाहिए, वही हो गया। मानकता यानी कि कितने क्वेश्चन इजी हैं, कितने डिफिकल्ट हैं, एक स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सारे क्वेश्चन इजी रख दिए या सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट रख दिए या सारे क्वेश्चन मॉडरेट। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, 10 क्वेश्चन ईजी रख दिए, 15 क्वेश्चन डिफिकल्ट रख दिए और 20 क्वेश्चन मॉडरेट रख दिए। तो इस तरीके से जो है आपका एक स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए। व्यवहारिकता होनी चाहिए, प्रैक्टिकली नॉलेज को वो टेस्ट कर पाए ऐसी, और रियल लाइफ से जो हमें जोड़ पाए ऐसा टेस्ट होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो ये कुछ अच्छे टेस्ट की विशेषताएं थी और ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है। इंपॉर्टेंट है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, देखिए इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ छोटे टर्म के बारे में बात करूँगी, वो समझना है आपको। इनके बारे में डिटेल में मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको स्टार्टिंग में कि ये क्या होते हैं अर्जन और अधिगम। यहाँ बात करने वाले हैं ये आपकी अनकॉन्शियस यानी कि अचेतन प्रक्रिया होती है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस, यानी कि यहाँ पर आपको पता नहीं होता है, आप चीज़ों को अर्जित कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर मातृभाषा का मैंने यहाँ एग्जांपल दिया था कि मातृभाषा के लिए हम कोई अलग से एफर्ट्स नहीं डालते हैं, बस ऐसे ही हम अपने एनवायरनमेंट से उसको सीख लेते हैं। तो अनकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन प्रक्रिया होती है। और जो भाषा अधिगम होता है उसके लिए हम कॉन्शियस रहते हैं, हमारा माइंड एकदम उसके ऊपर फोकस्ड रहता है कि हाँ हमें इंग्लिश सीखनी है, उसके लिए हम वोकैब्स याद करते हैं और जो टेंस वगैरह होते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कॉन्शियस प्रोसेस होती है। तो ये आपको याद रखना है, पूछा गया है। अचेतन प्रक्रिया अर्जन होता है और चेतन प्रक्रिया अधिगम होता है। स्वाभाविक प्रक्रिया यानी कि नेचुरली हम इसको सीख जाते हैं, है ना। और ये आपकी नियमबद्ध प्रक्रिया होती है, यानी कि यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं जो हमें रटने होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी नियमबद्ध है और ये आपकी नेचुरली हम सीख जाते हैं। अनौपचारिक यानी कि अनऑफिशियल है ये आपकी, ठीक है। यानी कि आप फॉर्मल नहीं होती है, आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपनी फैमिली में यूज़ कर सकते हैं, दोस्तों के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी औपचारिक होती है, ठीक है। तो ये आपकी औपचारिक लैंग्वेज है भाषा अधिगम, ठीक है। इसको आप इंटरव्यू के थ्रू यूज़ करते हैं, है ना। मातृभाषा है ये, इसमें हमारी क्या है मातृभाषा आ जाएगी। और मातृभाषा के बाद जो हम दूसरी भाषा सीखते हैं वो हमारी भाषा अधिगम में आती है। तो आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और ये पॉइंट मैं स्टार्टिंग में डिस्कस किया था मैंने। भारत 1963 के OLA यानी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343 एक हिंदी भारत की क्या है राजभाषा है। राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी क्या है हिंदी है। मानक भाषा क्या है शिक्षा व कार्यकाली प्रयोग की भाषा को हम मानक भाषा कहते हैं। तो ये मैंने आपको नहीं बताया था, ये टर्म आपको याद रखना है। मानक भाषा क्या होती है शिक्षा और कार्यकाली प्रयोग की जो भाषा होती है उसको मानक भाषा कहते हैं। भाषा सीखने के कुछ चरण हैं जो एडम स्मिथ का भी दूसरा आएगा, उससे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं भाषा सीखने के चरण। तो जब बच्चा जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, ठीक है, याद करना है। तो जब बच्चा 6 हफ्ते का होता है यानी कि 2 से 3 महीने का जो बच्चा होता है वो कुकिंग करता है, यानी कूकना, ठीक है।
और फिर आपका आता है बैबलिंग यानी कि बड़बड़ाना। इसमें 6 महीने का बच्चा जो है क्या करता है, बैबलिंग करता है। फिर एक शब्द यानी कि 1 वर्ड स्टेज, एक एक करके शब्द बोलने लगता है तो बच्चा 1 साल की स्टेज में बोलता है, ठीक है। टेलीग्राफिक व 2 शब्द चरण 18 से 24 महीने यानी कि 1.5 से 2 साल का जब बच्चा होता है तो वो 2 शब्द बोल सकता है एक साथ, ठीक है। और लंबे लंबे उच्चारण यानी कि बड़े बड़े सेंटेंसेस वो किस स्टेज में बोल सकता है, 2 से 4 साल में। तो जनरली आपसे यहाँ पर क्या पूछ लिया जाता है, आपसे यहाँ पर एज पूछ ली जाती है कि बैबलिंग जो है किस स्टेज में करता है बच्चा, कूइंग जो है किस स्टेज में करता है। तो आपको ये मंथ्स, ये महीने और साल याद रखने हैं। और लास्ट कॉन्सेप्ट आज का देख लेते हैं, प्रोफेसर। और आज का लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है याद रखना। प्रोफेसर स्मिथ जो है उनके अनुसार जो 1 साल में जो बच्चा होता है वो 3 शब्द बोलना सीखता है, 2 साल में जो बच्चा होता है वो 272 शब्द बोलना सीखता है, और 5 साल में बच्चा 2072 शब्द सीख सकता है। तो यहाँ पर आपसे एज पूछी जाती है कि 2072 शब्द जो है 5 साल में, या फिर उल्टा भी पूछा जा सकता है 5 साल में कितने शब्द बोलता है ना। तो प्रोफेसर स्मिथ वहाँ पर लिख करके आएगा, है ना। तो ये थे सारे कॉन्सेप्ट, मैंने कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस करवाए आपको। आई होप कि जो भी मैंने आपको मैराथन करवाई आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये। और कल से जो है मैं आपके हिंदी पेडागोजी सीटेट पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस और कर पाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।